जय हिंद दोस्तों। टेस्ट साथी की क्विक रीजन सीरीज में मैं किशोर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी आधुनिक भारत की तीसरी कक्षा है और आज के सेशन में हम लोग जो ब्रिटिश शासन के प्रति जो प्रतिरोध हुआ था भारतीयों का, हम उस चैप्टर के बारे में देखेंगे। उसमें देखेंगे कि जो प्रमुख जो जनजातीय विद्रोह हुए थे, उसके बाद देखेंगे किसान विद्रोह, और सबसे महत्वपूर्ण आज का जो सेशन है वो 1857 का जो विद्रोह है, हम आज ही के सेशन में इसे कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने पिछले सेशन में अब तक देख चुके हैं, पिछले 3 कक्षाओं में देखा है कि अलग अलग कारणों से यूरोपीय लोगों का जो है भारत में आगमन हुआ था, ब्रिटिशों का भारत में आगमन हुआ था। वो लोग भारत के जो तटवर्ती इलाके थे, दक्षिण भारत के और पश्चिम भारत के, वहां पर उन्होंने अपने व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी। हालांकि कुछ दिनों तक उन्होंने व्यापारिक गतिविधियां ही की थी, वो केवल व्यापार ही करते थे। यहाँ से वस्तुएं जो है, विभिन्न उपयोग की वस्तुएं उठा के ब्रिटेन ले जाया करते थे, यूरोप के बाजारों में उसे बेचते थे और उससे मुनाफे से ही अपना काम चलाते थे। लेकिन यहाँ पर रहते हुए उन्होंने भारत के शासकों के जो भीतर की कमजोरियां थी उन्हें जाना। इसके बाद इन लोगों का मन बदल गया और इन्होंने भारत की कमजोरियों को जान करके इनके राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। फिर इसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि यहाँ की कमजोरियों के जानने के बाद और यहाँ पर उसका प्रतिरोध करने वाला कोई नहीं रह जाता, क्योंकि मुगल सत्ता आप देख चुके हैं कि उस समय विघटित होने लगी थी और क्षेत्रीय शक्ति भी कमजोर हो गई थी। तो राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इन्हीं परिस्थितियों में उन लोगों ने भारत में जो है साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने कर्नाटक के जो उत्तराधिकार मामले थे वहां पर उन्होंने हस्तक्षेप किया और कर्नाटक में 3 युद्ध लड़ा गया था। और अंतिम रूप से जो वांडीवास की लड़ाई है 1760, जो कर्नाटक के तीसरे युद्ध का हिस्सा है, उसमें आपने देखा कि उन्होंने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से हरा दिया और फ्रांसीसियों को भारत से यहाँ से भगा दिया था। कर्नाटक में जीत के बाद भारत में वो एक छत्र शासक बन गया था यूरोपीय लोग में जो थे अंग्रेज। इसके बाद इसका आत्मविश्वास और मनोबल इतना बढ़ गया कि उन लोगों ने क्या किया, कर्नाटक के बाद जो है सीधे बंगाल पर आक्रमण करने की योजना बना ली थी। जो पहले से ही 1690 से वहां पर अपनी व्यापारिक कोठी चला रहा था, उसकी किलेबंदी वगैरह शुरू कर दी थी। लेकिन अब जो है वहां पर वो उसे साम्राज्य विजय की जो है उसका बंगाल हड़पने की जो है योजना सपना देखने लगता है, योजना बनाने लगता है वहां पर। और अंतोगत्वा जो है वो 1757 जो प्लासी का युद्ध हुआ था और बक्सर के युद्ध वो जो है 1764 में, वहां पर आप देख चुके हैं कि इन दोनों युद्धों के बाद जो है वो बंगाल को भी अपने साम्राज्य में मिला लेता है। बंगाल में जो ये जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें आपने देखा था कि अवध के नवाब और मुगल सम्राट भी लड़े थे, तीनों मिल के लड़े थे। इसलिए इन्होंने ये जो युद्ध था ये केवल बंगाल का युद्ध नहीं था, बल्कि ये कहे तो भारतवर्ष का जो है उत्तर भारत का युद्ध था। यदि बक्सर का युद्ध उन लोगों ने हारा तो पूरा जो है ये तीनों के तीनों शासक हारा। इसलिए इन तीनों के साथ जो है अलग अलग संधि की गई थी 1765 ईस्वी में, जिसे इलाहाबाद का संधि कहा जाता है। उसके बाद उसे बहुत सारी रियायतें मिली थी। इन रियायतों से तो उन्होंने लाभ लाभ तो हुआ ही लाभ हुआ। दूसरा एक और लाभ हुआ कि अब वो भारत का जो है एक छत्र राज्य बन गया, स्थापित जो है एक छत्र राज शासक बन गया। अब उसके प्रतिरोध करने वाला कोई नहीं था। वो कर्नाटक युद्ध में तो जीत फ्रांसीसियों को भगा के ऐसा साबित हो ही गया था। लेकिन अब जो इसने भारत के जो सबसे बड़े बड़े सम्राट थे उनको भी हराने के बाद इनके आत्मविश्वास अब सीधे आसमान पर पहुंच गया। इसलिए अब ये यहाँ से उठ के सीधे जो है मराठों के साम्राज्य विजय की ओर चलता है, क्योंकि पश्चिम में ये अभी भी है बहुत ही छोटे रूप में टिमटिमा रहे थे वहां पर, क्योंकि इसका भी शिवाजी के बाद विघटन हो चला था। 5-6 जो है छोटे छोटे भोसले गायकवाड़ जो है इस समय बट चुका था छोटे छोटे रियासतों में। तो अब इनके जो है साम्राज्य विजय की ये महत्वाकांक्षा देखने लगा, सपने देखने लगा था। अब ये यहाँ से बंगाल से सीधे मराठा जाता है, मराठा साम्राज्य वहां पर 3 युद्ध लड़ता है और अंतिम रूप से जो है मराठा का भी विजय कर लेता है। और उसके जो पेशवा है उसे पेंशन पर कानपुर भेज दिया जाता है। बाद में आप देखते हो कि उसके पेंशन भी बंद कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ के बाद वो पंजाब की ओर जाता है। बंगाल में जो पंजाब में सिखों के साथ है 2 युद्ध लड़ता है, आंग्ल सिख युद्ध। उसके बाद पंजाब का भी विलय कर लेता है और पंजाब के बाद बगल में जो सिंध का इलाका था पाकिस्तान में, जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, कराची बंदरगाह उसका महत्व था। तो इस महत्व के कारण उसको कराची को भी मिला लेता है, सिंध को भी मिला लेता है। उसके बाद हमने बताया था कि जो भारत के पड़ोसी जो उस समय के देश थे इसको भी उसने नहीं छोड़ा था, और अलग अलग कारणों से उसका जो है महत्व, उसका जो मोटिव था, उसका मोटिव तो एक ही था, उनकी साम्राज्य विजय की महत्वाकांक्षा। लेकिन उसको आक्रमण करने के लिए कोई बहाना चाहिए था, तो कोई छोटे मोटी बहाना ढूंढ लेता था। जैसे उसने नेपाल पर आक्रमण के लिए उसने जो है कहा कि जो सिक्किम में
उनके डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, इसलिए उसने आक्रमण कर दिया था, बल्कि उसका छुपा हुआ मकसद कुछ और था। तो इसलिए जो है उन्होंने नेपाल पर बताया था हमने, उसका युद्ध का जो अंत हुआ था सुगोली की संधि के तहत 1816 में हुआ था। इसके बाद नेपाल के बहुत सारे जो हिल स्टेशन से उसे छीन लिया गया था, नेपाल का पूर्ण रूप से विजय नहीं किया गया था। उसके बाद देखा था कि बर्मा में भी लड़े थे, बर्मा को भी जो है अंतिम रूप से मिला लिया गया था। और उसके बाद हमने देखा था कि अफगानिस्तान के जो है इस पर भी लड़ा था, उसके कुछ हिस्से तो ले लिए गए थे, लेकिन पूरा जो है अफगानिस्तान नहीं मिलाया था, क्योंकि 1919 ईस्वी में देखते हैं कि जब तृतीय अंग्लो अफगान युद्ध होता है तो उसमें उसे स्वतंत्रता दे दी जाती है, मान्यता। दरअसल इसके पीछे भी उसका राज था, ऐसा नहीं था कि उसे अफगानिस्तान के प्रति दया की भावना थी, बल्कि उसके पीछे ये था कि उस समय जो है नेपोलियन आक्रमण का भय हो रहा था भारत पर। उन्हें लग रहा था यूरोपियन यानी खासकर ब्रिटिशों को कि ये जो है अफगानिस्तान के माध्यम से भारत पर आक्रमण कर सकता है। तो इस समय के जो वायसराय थे उन्हें लगा कि अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट के रूप में दो सीमाओं की जो मध्यवर्ती वाला जो भाग होता है ये एक रूप में बनाए रखा जाए, इसलिए उन्हें छोड़ा, बल्कि दया के भावना से नहीं छोड़ा था। तो ये इनके पीछे थी। तो हमने देखा था कि 16 से 9 में जो कंपनी आई थी, 16 से 9 से लेकर के उसने 1857 तक के जो इलाके हैं, 1857 में हमने बताया था कि 16 से 9 से लेकर के 1857 तक इस 250 सालों में, लगभग 250 सालों के शासन में इसने संपूर्ण भारत को जो है इसने जीत लिया था। संपूर्ण भारत को जीतने, अपने साम्राज्य में मिलाने के बाद जो है इसकी इसी क्रम में जो है इसे बहुत सारी गतिविधियों को भी अंजाम देना पड़ा था। उसने साम्राज्य में हस्तक्षेप करना, भारत के जो देशी राज्य हैं उसमें हस्तक्षेप किया था, जितने सारे राज्यों को मिलाया था वहां पर राजनीतिक रूप से उसे प्रभावित किया था, उसके आंतरिक जो राजनीति थी उसको प्रभावित किया था। तो सभी रियासत जो है विद्रोह पर उतारू हो गए थे और इन लोगों ने जो है विद्रोह करना भी शुरू कर दिया था, रियासतों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। तो आप देखते हैं कि छोटे मोटे विद्रोह होने शुरू कर दिए थे, जैसे कि आप विजयनगरम का विद्रोह आप देखे हैं, दीवान बेलू थम्पी का विद्रोह देख चुके हैं। तो ये सब जो विजयनगरम का विद्रोह था ये सब रियासतों के अपनाने के कारण हुआ था। बाद में झांसी, सतारा वगैरह सब जो कानपुर का पेशवा सब होता है ये सब तो करता ही है, लेकिन शुरुआत में जो है छोटे मोटे 1857 से पहले के विद्रोह की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर इसने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। इसके बाद उसने भारत के समाज में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था आंतरिक रूप से। उसने, जब ये लोग ब्रिटिश लोग भारत आए थे तो इन्होंने अपने साथ जो है वहाँ की, उस समय चूंकि आप वहाँ पर पुनर्जागरण वाली जो विचारधारा चल रही थी तो वहाँ के पश्चिमी विचार को लाया था, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, तो ये सभी चीजें लाया था। अब वो चाहता था कि भारत में ये चीजें लागू हो, लेकिन भारत की समाज जो थी तो वो महिलाओं को निम्न समझती थी, बहुत सारी चीज थी यहाँ पर, सती प्रथा जैसा बहुत सारा चीज था, पर्दा प्रथा जैसी चीज थी। अब ये इसको सुधारने की कोशिश करने लगा, तो फिर भारतीयों को लगा कि ये जो है हमारे समाज के भीतर हस्तक्षेप कर रहा है, तो इन लोगों ने समाज में जो है विद्रोह करना शुरू कर दिया था। उसके बाद हमने देखा कि इसने धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में भी बहुत सारा चेंजेज करना शुरू कर दिया था। हमने देखा था कि वो आते ही सबसे पहले क्या किया, ईसाई धर्म का प्रसार करना शुरू कर दिया था। शुरुआत में अंग्रेजों ने तो ईसाई धर्म का प्रचार नहीं किया, ये न्यूट्रल की बिहेवियर अपनाता था, लेकिन 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट पारित हुआ था उसमें ईसाई मिशनरियों को भी इसने भी आने की अनुमति दे दी थी, लेकिन इससे पहले इसने बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं किया, ऐसी बात भी नहीं है। आप इससे पहले देख चुके हैं कि 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का जो है उन्मूलन के लिए कानून पारित किया था। उससे पहले भी बहुत सारे अधिनियम पारित करके भारत के समाज को जो है, भारत की सामाजिक संस्कृति को हस्तक्षेप करने की कोशिश करती, तो ये धर्म और संस्कृति को भी प्रभावित करने शुरू कर दी थी। तो इस समय के जो लोग हैं, अब इन्हें जो धार्मिक जो नेता सब हैं उनको लगा कि यदि ये अंग्रेज यहाँ पर रह गए और थोड़े दिन, तो फिर हमारी धर्म को भी विनाश कर देगा और लगता है पूरे भारत को जो है ईसाई धर्म में परिवर्तित कर देगा। फिर उन लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया और इस सर्व में देखते हैं कि बहुत सारे जो है विद्रोह होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हमने देखा, इसके बाद विद्रोह के बाद बहुत सारे जन विद्रोह भी हुए थे। जन विद्रोह यानी इस समय किसान विद्रोह जिसे कहते हैं। जब ये शुरुआत में आया था तो एक एक प्रदेश को जीतता था, तो जैसे ही प्रदेशों को जीतता तो इनकी जिम्मेदारी नहीं ली। जैसे बंगाल में इसने बंगाल को जीता था तो केवल वहां से जो 1765 का जो इलाहाबाद का संधि था वहां से केवल उसने दीवानी यानी कि केवल राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त किया था, इसने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन अधिकार ले लिए थे।
उसके राज्य का प्रशासन कैसे हो, बंगाल का प्रशासन कैसे हो, वहां की जनता का कल्याण कैसे हो, इसकी जिम्मेदारी इसने नहीं ली थी। लेकिन इसको टैक्स चाहिए। टैक्स इसलिए चाहिए क्योंकि आगे की जो विजय अभियान है, आगे की जो साम्राज्य का विजय है उनका, इनको जीतना था। यहीं से टैक्स वसूला जाएगा और आगे जो है दूसरे राज्यों के विजय पर जो सैनिक खर्चों में व्यय किया जाएगा यहाँ पर। तो ये जो टैक्स है ये कहाँ से वसूला जाए? पहले की जो रियासत के राजा महाराजा थे वो जितना टैक्स वसूलते थे वो काफी था, लेकिन ये अंग्रेजों ने अब ज्यादा और टैक्स थोप दिया था, जरूरत से ज्यादा टैक्स। पहले ही हम देख चुके हैं कि 50 से 60% तक टैक्स वसूल लिया जाता था, उपज का जो आधा है उससे भी ज्यादा टैक्स वसूल लिया जाता था भारत की रियासतों द्वारा। अंग्रेजों के आने के बाद बहुत सारी भारत में जो है देखते हैं कि बंदोबस्त व्यवस्था शुरू हो जाती है, जिसे इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था कहती है, जो है महलवाड़ी व्यवस्था कहते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। तो इन सभी का मकसद, जितने भी जो राजस्व व्यवस्था थी, भू राजस्व व्यवस्था, इन सभी का मकसद था ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल करना। तो इतने सारे टैक्स वसूलने, और दूसरा एक और चीज था कि इन सारे टैक्स को नगद के रूप में वसूल किया जाता था। और यदि इसे सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है, आप जानते हैं, एक निर्धारित दिन जो है तिथि तय कर दिया जाता था कि किसान फलाने दिन जो है उस दिन के सूर्यास्त तक, यानी शाम के 5-6 बजे तक उसे टैक्स जमा करना है, और यदि जमा नहीं किया तो उसकी जमीन हड़प करके जमींदारों को दे दी जाएगी। तो इस तरह से किसान जो है अपना जमीन बचाने के लिए, अपने पेट बचाने के लिए वो साहूकारों के पास जाने लगे थे, क्योंकि साहूकार जो है वही था जो समय पर, अब सूर्यास्त 5-6 बजे से पहले लो उसको थोड़ा कर्ज दे दे, और कर्ज जो है ये अपना जाके टैक्स के रूप में वसूल दे। तो इसे अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा था, और इसीलिए इन्होंने जो है विद्रोह करना, इसने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया था। तो हम देखते हैं कि इस बीच में बहुत सारे 1857 की क्रांति तो हुई ही थी, वो महान क्रांति, लेकिन उससे पहले भी समाज के लगभग सभी वर्गों ने अलग अलग जो है विद्रोह करना शुरू कर दिया था, सभी ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। तो हम देखते हैं कि इस बीच में जो है समाज में असंतोष पैदा होता है। तो इस असंतोष के कुछ कारण रहे होंगे। क्या कारण रहे होंगे? तो अभी जो हमने बताया था, जो प्रभाव था इतने दिनों में जो शासन किया था 1609 से 1857, ये 250 सालों के जो शासन था इनका शुरुआती वाला, इस काल में इसने जो शासन किया इससे बहुत सारे प्रभाव निकले, और इसी के प्रभाव के कारण समाज के लगभग हर वर्ग, सभी वर्गों में जो है असंतोष उत्पन्न हो गया था। और इसी असंतोष के कारण जो है ये सब जो है छीटपुट विद्रोह, पहले अलग अलग विद्रोह करना शुरू कर दिया था, और सभी इन्हीं विद्रोह का जो है एक महाभयंकर विद्रोह हुआ था जो 1857 का विद्रोह कहलाता है। आज के सेशन में हम लोग यही इसी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस जो 250 साल के शासन है 1609 से लेकर के 1857 के बीच में, आखिर इस बीच में ऐसा क्या हो गया जिसके कारण भारत में इतने सारे विद्रोह हो गए। तो ये इसका जो है अंग्रेजी शासन का अब तक का 250 सालों का प्रभाव होगा, और दूसरा भारत में विद्रोह का कारण होगा। हम पहले से ही बता रहे हैं कि एक का कारण दूसरे का प्रभाव बनता है। तो आज जो प्रभाव हुआ जाए, 250 सालों का जो प्रभाव होगा, ये दूसरा जो हमारा है भारत में विद्रोह का, उसका कारण बनेगा। और जो है यही कारण था जिसके कारण भारत में छिटपुट विद्रोह हुआ था। तो हम बारी बारी से देखेंगे। जो है हमने जनजातीय विद्रोह के बारे में देख ही लिया था उसके बारे में, लेकिन आज भी हम करेंगे। अब थोड़ा बहुत टिप्पणी तो करना ही पड़ेगा, आज उसका सेशन है। तो हम अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस विद्रोह के जो इस साल के जो शासन के प्रभाव हैं ब्रिटिश शासन के अब तक के, इसके प्रभाव क्या निकले। मैं पूरे संपूर्ण ब्रिटिश शासन के प्रभाव नहीं बता रहा हूं आपको, केवल ये जो 1609 से 1857 ईस्वी तक उसने साम्राज्य विस्तार किया, और इसके बाद जो छोटे मोटे जो सुधार किए, इस काल की मैं प्रभाव बता रहा हूं। और इसी के बाद जो है यहाँ पर विद्रोह होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर राजनीतिक प्रभाव को देखते हैं। सबसे पहले इसने साम्राज्य को ही जीतना शुरू कर दिया था, छोटे छोटे जो रियासत थे इसको जीतना ही शुरू कर दिया था। इसने एक तो युद्ध लड़के जो है बहुत सारे राज्यों को जीता था। ये सब युद्ध लड़के हमने देखा था अभी, जैसे कि कर्नाटक हो, मैसूर हो, या फिर बंगाल हो, पंजाब हो, तो ये सभी थे जो युद्ध लड़के लड़ा था। दूसरा, इसने अलग अलग जो है षड्यंत्र की नीति भी अपनाई थी, जैसे कि डलहौजी ने जो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति अपनाई थी, ये सब एक प्रकार का षड्यंत्र था जिसके आधार पर उसने भारतीय रियासतों को जो है अपने साम्राज्य में मिलाया था। डलहौजी के बाद एक और संदेशा वो जो गवर्नर आया था, ये था वेलेजली। इसने सहायक संधि बनाया था, और सहायक संधि के बाद जो है इसने भी नीति अपनाई थी, बहुत सारी जो है साम्राज्यों का विलय कर लिया था।
उसके बाद हमने बताया था ये सहायक संधि में 1798 से 1805 ईस्वी के में यहाँ पर 10-12 राज्यों का विलय कर लेता है ये। उसके बाद जो है कैनिंग आया था बाद में, लॉर्ड कैनिंग, इसने घोषणा किया था कि मुगल साम्राज्य की जो शाही उपाधियां और पैतृक संपत्तियों को त्याग कर देना होगा। मतलब जितने भी भारत के राजकुमार हैं उस वो जो है सभी अपनी उपाधियां जो है शाही प्रकार से जो उपाधियां दी गई थी और अपनी जो पैतृक संपत्तियां थी वो सभी का त्याग करना पड़ेगा। इन सभी कारणों से जो है राजनीतिक वर्गों में उस समय की जो रियासत थे सभी में असंतोष की भावना फैली, उनका राज्य समेट लिया गया था, उत्तराधिकारी चुनने पर अंकुश लगा दिया गया था। मतलब अब उसका उत्तराधिकार नहीं चुन सकता, इसके लिए हमें ब्रिटिशों का परमिशन लेना होगा। इन यही सब कारण था जिसके कारण इन लोगों ने यहाँ पर जो विद्रोह किया था राजनीतिक कारणों से, वो रियासतों ने विद्रोह कर दिया था। तो बहुत सारे हम देखते हैं कि इतिहास में विद्रोह होते हैं। दीवान बेलू थम्पा का विद्रोह, विजयनगरम का विद्रोह, वीर कुंवर सिंह का विद्रोह, जहाँ रानी झांसी का विद्रोह, तो ये सभी विद्रोह जो है पेशवा नाना साहब जो है इनने भी विद्रोह किया था। तो यही सब विद्रोह हैं जो इन राजनीतिक कारणों से हुआ था। ये तो एक कारण था। दूसरा कारण आप देखिए इस समय के आर्थिक प्रभाव, ये राजनीतिक प्रभाव हुआ, अब आर्थिक प्रभाव देखिए। 1813 का जो चार्टर एक्ट पारित हुआ था उसमें हमने देखा था कि एक तरफा जो है मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी थी भारतीयों को, जो है वहां पर ब्रिटिश कंपनियों को। अब वो लोग जो है भारत में आके अपना माल बेचेगा। इससे पहले आप देख चुके हैं कि जो मुगल सत्ता थी 1717 पे जो फरमान जारी किया था उसका तो ब्रिटिश दुरुपयोग कर ही रहे थे। दुरुपयोग इस प्रकार से कि वो ब्रिटिश वस्तुएं यहाँ पर लाता था और यहाँ पर जो बेचता था उसके बदले चुंगी नहीं मिलती थी। लेकिन अब जो है यहाँ पर 1813 के अधिनियम द्वारा इसे कानूनी रूप दे दिया गया था, इसे अधिकार दे दिया गया था कि आप भारत में सामान बेचो, कोई बात नहीं, कोई किसी को टैक्स वैक्स नहीं देना है। तो इस अधिनियम के बाद जो है इसे कानूनी दर्जा प्रदान कर दिया गया था। दूसरा, ये ब्रिटेन से वस्तुएं तो भारत आ ही रही थी, ये आयात जो है भारत में ये तो हो ही रहा था, और ये आयात जो था निःशुल्क होता था, 0% टैक्स लिया जाता था। लेकिन भारत से जो निर्यात होता था, भारत की वस्तुएं यदि विदेश जाती थी तो इस पर जो है भारी टैक्स लगा दिया जाता था और ये कभी कभी 80% जो है टैक्स वसूल लिया जाता था। मतलब जो है पूरे यूरोप के लिए भारत का बाजार खुला है। आप यहाँ पर जो है एक तरफा मुक्त व्यापार कर सकते हो, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 0% टैक्स है। लेकिन यदि भारत की वस्तुएं विदेश जाएगी तो उसे 80% का टैक्स दिया जाएगा। कुल मिला के वस्तुओं का दोगुना कीमत जो है लिया जाएगा। यदि आप 10 रुपए की कोई चीज है तो ये यूरोप जाके जो है 20 रुपया हो जाएगा। तो ऑब्वियस है कि हमारी वस्तुएं महंगी हो जाएगी। तो हमारी वस्तुएं महंगी हो जाएगी तो फिर वहां के लोग लेना उसे पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर अभी भी ये 10 से 11 रुपए में ही मिल रहा होगा। तो ये इसकी नीति थी। तो इसने भारत के जो है वस्तुओं इसका बाजार बंद ही कर दिया, यूरोपीय बाजार को। आप देख चुके हैं कि इससे पहले भारत के जो जितने भी सामान थे, कपड़े से लेकर के मसाले वगैरह, सारे यहाँ से जाते थे अरब में जाते थे, अरब लोग ले जाते थे, व्यापारी वहां बेचते थे, यूरोपियन भी ले जाते थे, व्यापार करते थे। और खासकर ये जो ब्रिटिश हैं ये भी तो ये इसीलिए आए थे ना कि यहाँ से वस्तुओं को उठा ले जाए और वहां पर बेचे। लेकिन अब हमारे ही सामानों के लिए उसने प्रतिबंध लगा दिया एक तरह से। देख रहे हैं आप 1820 के बाद एक तरह से यूरोपीय बाजारों के लिए प्रतिबंध ही लगा दिया। पहले शुरुआत में छोटे मोटे टैक्स लगाया करता था, लेकिन बाद में उसने प्रतिबंधित ही कर दिया। मतलब भारत का सामान अब यूरोपीय बाजार में जाएगा ही नहीं, केवल अब यूरोप से जो है सामान आएगी और भारत के बाजारों में बेचा जाएगा। दूसरा, ग्रामीणीकरण बढ़ा। औद्योगिकीकरण तो हुआ ही। अब देखिए इतना सारा टैक्स वसूल ले जाया जाएगा, भारत के सामान बिकेगा नहीं तो फिर इसे बनाएगा कौन, किस लिए बनाएगा? तो इसलिए औद्योगिकीकरण हुआ। फिर दूसरा, ग्रामीणीकरण भी हुआ। ग्रामीणीकरण कैसे हुआ? जो लोग शिल्पकारी में लगे हुए थे, दस्तकारी में लगे हुए थे, जो लोग उद्योग कर रहे थे, अब वो उद्योग उनका पतन हो गया था। अब वो लोग, इनके पास एक ही काम थी कि अब वो लोग खेती करना शुरू कर दे। अब खेती करना शुरू कर देंगे तो सभी लोग उद्योग छोड़ के, शिल्पकारी छोड़ के खेतों की ओर पलायन कर लेंगे, कि खेती पर बोझ बढ़ेगा, सभी लोग गांव में बसना शुरू कर देंगे। इस तरह से क्या होगा, गांव में अफरा तफरी मचेगी। तो ये इस समय जो है ग्रामीणीकरण बढ़ा था। ठीक है, आप देख चुके हैं यही सब। सैनिक कलाकार जो रजवाड़े थे, इनके समाप्ति के बाद सैनिक भी बेरोजगार हो गए थे। कलाकार, उसके दरबार में जो कलाकार वगैरह सब, चित्रकार जो थे, संगीतकार वगैरह सब थे, ये सब चित्रकार थे, सभी शिल्पकार अब बेरोजगार हो गए। अब ये सभी क्या करेंगे अपनी जीविका के लिए? ये सभी खेती ही करेंगे। तो किसानों पर जो खेत पर बोझ बढ़ा, किसानों की दरिद्रता हम देख चुके हैं कि सरकार ने अपने युद्ध को वित्त पोषित करने के लिए, युद्ध में जो धन लगाने के लिए, जो है सैनिक खर्च का पूरा करने के लिए किसानों पर कर का बोझ डाला गया था।
और बहुत सारे जो है टैक्स वसूला गया था। दूसरा हमने दिखाया था कि कितनी कमजोरी थी सूर्यास्त कानून में। तो एक जो है फिक्स टाइम पर जो है उसे पैसे देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। अब ये किसान कहाँ से लाए? तो इसके लिए वो साहूकारों के पास जाता था और साहूकार से जो है कर्ज लेकर के ऊंची ब्याज दर पर जो है ये कर्ज दे करके उसे अपना टैक्स चुकाता था। अब साहूकार के कर्ज इतना पेचीदा होता था, उस समय एक तो अशिक्षित भारतीय था ही, दूसरा ये बहुत ही पेचीदे होते थे। अब इतने पेचीदे जो है, ये एक बार जिसने लोन ले लिया तो दोबारा पूरी जिंदगी भर उसकी चक्रवृद्धि ब्याज चलती ही रहती थी। वो आदमी मर जाए, उसकी सारी खेत गिरवी रख ले, उसकी बैल हड़प ले, लेकिन उसका लोन चुकता नहीं होता था। ये आप जो एक मूवी आई थी भारत की मिल फिल्म मदर इंडिया, आप देख चुके हैं कि उसमें किसानों की स्थिति कैसे थी। तो ये जो है ये वैसे ही थी। तो किसान जो है दरिद्र होने लगे थे। दूसरा था कृषि का व्यवसायीकरण। कृषि का व्यवसायीकरण कैसे हुआ? देखिए, पहले किसान अपने जो है जीविका के लिए, अपने खुद के जीने के लिए जो है अनाज उगाता था, गेहूं, धान, चावल या फिर मड़ुआ जैसे कहते हैं, ये सब उगाता था और खुद के जो है भरण पोषण करता था। लेकिन यूरोप, अब जो यूरोप के जो लोग आए थे ब्रिटिश, अब इसे वाणिज्यिक खेती करने लगे। अब वो क्या है कि तुम चाय उगाओ, तुम नील की उगाओ, कॉफी उगाओ, कपास उगाओ, जूट उगाओ, चूंकि इनको बेचने से नकदी पैसे प्राप्त होंगे। और इसका जो काम था ये यूरोप में था, इसे भारत में इसका कोई काम नहीं था। इसीलिए ये सब जो है उगाना शुरू कर दिया था। इसे नगदी फसल भी कहा जाता है। इसकी फसल होने से क्या हुआ, इससे यूरोप को और ब्रिटिशों को तो फायदा हुआ, उसे उच्च टैक्स मिलती थी। लेकिन भारतीयों को क्या, यहाँ पर तो खाद्यान्न की जो है कमी होने लगी थी। फिर खाद्यान्न की कमी होने लगी थी तो भारत के लोग जो है भूखे मरने लगे। और इसी बीच में जो बीच बीच में अकाल पड़ जाता था, इस अकाल के कारण जो है कई लोग जो है लाखों लोग मर जाते थे। तो इसके कारण यही सब इसके परिणाम हुए। भारत में जो है किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। एक नए उधारकर्ता वर्ग का उदय, समाज में जो है एक नए उधारकर्ता वर्ग जो है साहूकार वर्ग का जो है उदय इसी काल में हुआ था। क्योंकि नगद जो है टैक्स देना पड़ता था उसको, और चूंकि एक जो है फिक्स टाइम पर देना पड़ता था, इसके लिए जो है किसान क्या करने लगा था, नगद मांग के लिए साहूकारों के ऋण में गया था। तो एक पूरा जो है वर्ग उत्पन्न हो गया था। अभी तक हम अपने समाज में देखते हैं कि साहूकार जो है ऋण देने की प्रथा बहुत ही प्रचलित है और ये अभी भी है। तो ये जो है इसी समय उत्पन्न हुआ था। तो देख सकते हैं कि एक नए उधारकर्ता का वर्ग का जो है शोषक वर्ग का समाज में उत्पन्न हो गया था। उसके बाद है परिवहन और संचार व्यवस्था। इसने जब पूरे साम्राज्य को विलय कर लिया, तो साम्राज्य को विजय कर लिया तो फिर पूरा भारत इसका एक हो गया। अब उसमें देश के एक भागों से दूसरे भागों तक सैनिकों के तेजी से आवागमन हो सके, इसके लिए इसने रेलवे और यातायात के जो साधन है, परिवहन मार्ग की, इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जब उसने पूरा साम्राज्य जीत लिया तो हमने देखते हैं कि 1853 ईस्वी में वो रेलवे लाइन लाना शुरू कर देता है। पहले से वो साम्राज्य विजय करता है, पहले वो जीतता है। उसके बाद 1853 में आके भारत में पहली रेल चलाई गई थी। इसका मकसद ये था कि यदि बंगाल में विद्रोह हो तो तुरंत मद्रास से जो है सैनिक रातों रात वहां पर पहुंच जाए। इसके लिए ट्रेन का होना बहुत जरूरी है। इतना तेजी से यदि सैनिक वहां पहुंचे तो इसके लिए वहां पर हो। मेरठ में यदि क्रांति की बिगुल बढ़े तो लाहौर से सेना चली आए तुरंत, और जो है बॉम्बे से यहाँ से सेना तुरंत चले आए। तो भारत में रेलवे लाइन लेने का सबसे बड़ा मकसद जो था, यहाँ पर इसका सबसे बड़ा मकसद था सैनिकों का तेजी से आवागमन। और दूसरा जो था इसका जो था, भारत के जो भीतरी भाग है जैसे कि बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, तो इस भीतरी भागों को बंदरगाहों से जोड़ना, ताकि भीतरी भाग की जो माल है, अनाज है, चाहे नील है, चाहे अफीम है, जो भी है, इसे तेजी से जो है बंदरगाह तक ले जाए और बंदरगाह से फिर उसे उठा के यूरोप में निर्यात किया जाए। तो इन जो है इसका मकसद था ये, और इसी मकसद से भारत में रेलवे लाइन लाया। लेकिन रेलवे लाइन लाने के क्रम में भारत के समाज को इसने प्रभावित किया, क्योंकि रेलवे लाइन आप देख चुके हैं कि भारत के एकदम जो है भीतरी भाग, अब तक जो क्षेत्र अछूता रहा था, जंगलों से होकर गुजारी गई थी। तो जंगलों में रहने वाले जो जनजाति थे उसकी समाज को प्रभावित किया, उनकी महिलाओं को छेड़छाड़ किया था, उनकी महिलाओं के साथ उन्हें जो है अमानवीय व्यवहार किया गया था, उसमें बलात् श्रम करवाया गया था, उनसे बेरोजगारी करवाई गई थी। भारत जो है बाहरी समाज के लोगों को वहां पर ले गया था रेलवे लाइन बिछाने के लिए, मजदूरी करने के लिए, तो उनके समाज में दखल हुआ। तो इस तरह से जनजातीय लोग भी आक्रोश में आए और उन लोगों ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया था। तो ये परिवहन और संचार के जो प्रभाव है, ये आपने देखा था कि इसे विद्रोह से जनजातीय लोगों से है, जनजातीय क्षेत्रों का अतिक्रमण हुआ था और इन लोगों ने जो है विद्रोह करना शुरू कर दिया था। अगला हम लोग देखते हैं अकाल और गरीबी। तो देख ही चुके हैं भारत में इतनी सारी गरीबी आई थी, इतनी सारी अकाल आई थी।
1897 में पता है आपको कि 1897 ईस्वी में सुना होगा कि दो चापेकर बंधु ने, चापेकर जो बंधु थे, दामोदर चापेकर और गणेश चापेकर जो थे, इन्होंने महाराष्ट्र में जो है वहां की जो प्लेग कमिश्नर थे रैंड और एम्सहर्ट, उसकी हत्या कर दी थी। उस हत्या के पीछे वजह यही थी, वहां पर जो प्लेग फैला था, महामारी फैली थी, उसका जो है निराकरण नहीं कर पाया था, उसके कारण यही था। तो देखते हैं कि आप वहां पर विद्रोह तो होता ही है भारत में इस अकाल और गरीबी के कारण, और साथ ही उस समय जो है बड़े बड़े जो अधिकारी थे उसकी हत्या भी शुरू हो जाती है, विद्रोह के साथ साथ हत्या करने भी शुरू हो जाती है इस समय। तो ये था समाज और संस्कृति का प्रभाव। हमने बताया ही था कि अभी हमने बताया, डिस्कस किया कि अंग्रेज वहां से जब आए थे यूरोप से, तो अपने साथ समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, पुनर्जागरण जैसी चीजें लेके आया था और यहाँ के समाज में दखल करना शुरू कर दिया था। वो लोग भारत को सिखाने लगे कि भाई स्त्री और पुरुष दोनों बराबर होता है, स्त्री नीचे नहीं होता है। भारत में तो उल्टी प्रथा थी, यहाँ पर सती प्रथा थी, पर्दा प्रथा थी, महिलाओं को जल्दी शादी कर दिया जाता था, बच्चों को, तो बहुत सारी अमानवीय प्रथा थी। माना ये सब जो है, जितने भी सुधार हैं, जितने भी विचार हैं, वो भारतीयों के लिए उचित था, ये अच्छी विचार हैं, लेकिन ये अब वो जबरदस्ती कराएगा हमें, तो ये सब सही नहीं था। भारतीयों को लगा, उस समय के जो सामाजिक विचारक थे उन्हें लगा कि ये हमारी जो जिंदगी में दखल दे रहा है, धार्मिक जीवन में दखल दे रहा है, तो इसे जो है सबक सिखाना चाहिए। आप देख चुके हैं कि कन्या भ्रूण हत्या के लिए कानून बनाया गया था, बाल विवाह के लिए कानून बनाया गया था, सती प्रथा के लिए, बहु विवाह के लिए, इन सभी जो अमानवीय प्रथा थी, सभी को प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये सभी कानून थी। अब इस तरह से लगा भारतीयों को कि अब विद्रोह जो है कर देना चाहिए, अब जो है बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, विद्रोह करना ही चाहिए। तो उन लोगों ने जो है छिटपुट रूप से विद्रोह करना शुरू कर दिया था। इन सभी के बाद एक और देखते हैं उस समय की शिक्षा नीति। हम बता चुके हैं कि उस समय प्रारंभ में जो अंग्रेज आया था, तो अपने साथ कुछ सैनिक के साथ आया था, कुछ व्यापारी वर्ग थे, उसके साथ बहुत सारा जो है अंग्रेज नहीं आया था कि भारत जितने विशाल साम्राज्य पर शासन कर ले। तो उसके लिए ये था कि ऊंचे के, जरूरी ये था कि ऊपर के जो अधिकारी हैं जिला लेवल के, वो ब्रिटिश रहे, और नीचे के जितने अधिकारी हैं वो छोटे मोटे क्लर्क भारतीयों में से ही सेलेक्ट किया जाए। इसके लिए उन्होंने भारतीयों को शिक्षित करना शुरू कर दिया था। भारत को शिक्षित करने के लिए यहाँ हमारे ऐसा नहीं था कि उसने हमें भलाई करना था, बल्कि उसे अपने जो है निचले लेवल के जो कर्मचारी थी, इसकी उन्हें जरूरत थी, क्योंकि भारत पर जितने बड़े विशाल साम्राज्य पर आपको टैक्स वसूलने के लिए भी बहुत सारे कर्मचारी की जरूरत पड़ेगी, उसका प्रशासन करने के लिए पुलिस वगैरह सेना की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उन्होंने यहाँ पर भर्ती अभियान चलाया था। उसके लिए उसको शिक्षित करना पड़ेगा। शिक्षित दो चीजों के लिए, एक तो वो हमें समझ पाए यानी कि अंग्रेजी भाषा समझ पाए, और दूसरी वो अपना काम ढंग से पढ़ कर पाए यानी कि गणित। तो उस काल में यही दो जो चीजें थी ज्यादा से ज्यादा दी गई थी। दूसरा, ये तो शिक्षित करना तो शुरू ही कर दिया था। दूसरा, उस समय की जो आप देखिए, उस समय के जो अंग्रेज अधिकारी थे, वो मैकाले का कथन आप पढ़ ही चुके हैं। उनका उद्देश्य भारत को जो है शिक्षित करना नहीं था, बल्कि भारत को जो है भारतीयों का एक वफादार वर्ग चाहिए था। अब ऑब्वियस है कि जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करे रहेंगे, जो अंग्रेजी सेवा में लगे रहेंगे, वो अंग्रेजों के प्रति वफादार होंगे। इसीलिए उन्हें एक भारतीयों का वफादार वर्ग भी चाहिए था। इसलिए उन्होंने भारतीयों को शिक्षित करना शुरू कर दिया था। वरना उसकी मकसद तो है, आप जानते ही हैं, इसने जो है इसका एक और था भारतीय में। हम लोग शिक्षा के उद्देश्य पढ़ेंगे जब शिक्षा पर जाएंगे, भारत में शिक्षा का प्रसार, तो वहां देखेंगे कि भारत में शिक्षा प्रसार करने के क्या उद्देश्य थे। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर उसने जो है अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए जो है उसने 1 लाख रुपया मंजूर किया था 1833 के एक्ट में। उसने केवल अंग्रेजी भाषा में ही शिक्षा देने की कोशिश की थी, ताकि भारत के लोग अंग्रेजी भाषा समझ पाए, क्योंकि भारत में देखते हैं कि हर कदम पर भाषा बदल जाती है। तो अब अंग्रेज लोग इतने सारी भाषाओं को कैसे सीख पाए, इसलिए ये जरूरी था कि भारतीय ही अंग्रेजी भाषा सीख जाए। तो इसलिए उन लोगों ने अंग्रेजी भाषा का प्रसार करना शुरू कर दिया था। इसने भारतीय इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया, तो यहाँ के जो है जनता परेशान हो गई। वहाँ के जो विचारक थे, धार्मिक विचारक, वो सब परेशान हो गया। अब इन्हें लगा कि हमें विद्रोह करना चाहिए। तो ये सभी कारण थे। मैकाले ने जो था उस समय का, ये इसके बारे में पढ़ ही चुके हैं। इसने जो है हमारे प्राच्य साहित्य यानी कि हिंदी साहित्य, भारत की जो साहित्य है, इसकी आलोचना करते हुए कहा था कि भारतीय, ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, भारतीय संस्कृति और साहित्य की क्षमता यूरोप की किसी एक पुस्तकालय की अलमारी के बराबर है। ये प्रसिद्ध कथन है और ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है, तो आप याद रखिएगा। इसने भारतीयों को बेइज्जती करने के लिए ऐसा किया था। तो इन कथनों से भारत के लोगों का जो है
बहुत ही जागृत हो गया था। अब उन्हें लगना लगा था कि इसके शिक्षा के प्रसार के पीछे उनका मकसद क्या है। ठीक है। दूसरा, इसकी न्याय व्यवस्था में भी इसने सुधार करना शुरू कर दिया था। भारतीयों को एक कानून के अंतर्गत लाने की कोशिश की थी। इससे पहले हम देख चुके हैं कि भारत में मुसलमानों के लिए अलग से कानून थे, इस्लामिक कानून थे, शरीयत के अनुसार चलाया जाता था उनका कानून, और जो है ये भारत हिंदुओं का कानून अलग था। लेकिन अंग्रेजों के आगमन के बाद उसने पूरे भारत में जो है कानून का एकीकरण करना शुरू कर दिया था। दीवानी और फौजदारी संहिता बनाई गई थी। सभी जिलों में जो है पुलिस थाने की स्थापना की गई थी, एसपी की स्थापना की गई थी, बहुत सारे पुलिस सुधार किए गए थे। तो इन सभी चीजों से जो है अलग अलग प्रभाव निकले। अलग अलग प्रभाव कैसे निकले? क्योंकि इससे पहले आप देख चुके हैं कि न्याय व्यवस्था में ब्राह्मण धर्म को विशेषाधिकार मिलता था। वो बड़े से बड़े अपराध कर लेता था, लेकिन ब्राह्मणों को सजा नहीं दी जाती थी, खासकर मृत्युदंड तो कभी दिया ही नहीं जाता था। लेकिन ब्रिटिशों के आगे जाने से जो है पूरे समाज को जो है एक समान जो है एक रेखा पर ला करके खड़ा कर दिया। तो उच्च वर्ग को लगा कि अब हमारा अपमान हो रहा है, हमें विद्रोह करना चाहिए। दूसरा, इसने क्या किया, न्याय प्रणाली देखिए आप। उस समय भारत में शुरुआत में 3 ही 4 कोर्ट थे, जिले में तो थे ही, लेकिन 3 ही 4 कोर्ट थे। एक तो इलाहाबाद में बनाया गया था, उससे पहले कलकत्ता में था। यदि किसी को न्याय चाहिए तो आपको अपना काम धाम छोड़ करके सीधे कहाँ जाना पड़ेगा, आपको राजधानी में जाना पड़ेगा। तो बहुत ही महंगा थी, वकील रखना महंगा था, ये चीजें महंगा थी, तो गरीब लोगों को बहुत ही कम न्याय मिल पाता था उस समय। तो ये चीजें थी, इसके कारण भी विद्रोह करना जरूरी हो गया था। दूसरा, एक उदारवादी गवर्नर जनरल था, वायसराय लॉर्ड रिपन, आप इसने नाम सुना होगा। इसके समय में एक श्वेत विद्रोह हुआ था। इस श्वेत विद्रोह का कारण यह था कि लॉर्ड रिपन के काल में एक विधेयक आया था, इलवर्ट बिल विधेयक। इस विधेयक में प्रावधान ये था कि जिस प्रकार कोई अंग्रेज जज जो है ये अंग्रेज प्लस भारतीय दोनों अपराधियों का जो है न्याय का मुकदमा कर सकता था। कोई अंग्रेज जज ये अंग्रेज के साथ साथ भारतीयों का भी मुकदमा लड़ सकता था। साथ ही साथ कोई भारतीय जज भी जो है ये अंग्रेजों के साथ साथ भारतीयों का भी मुकदमा लड़ सकता था, मुकदमे के फैसले दे सकते थे। ये ये प्रथा जो है अंग्रेजों के काल में पहले से चली आ रही थी। लेकिन लॉर्ड रिपन के काल में 1883 ईस्वी में ये जो इलवर्ट बिल विधेयक आया था, इसमें यह प्रावधान किया गया था कि अब भारतीय जज भी जो है, भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेजों के साथ साथ भारतीयों की फैसला सुना सकेंगे। ये अंग्रेजों को बहुत बुरा लगा और इसने एक विद्रोह कर दिया था। कहा कि भारतीयों जो है न्यायाधीश, इसके पास अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो अंग्रेजों का फैसला सुनाए। ठीक है, इसलिए इसने विद्रोह कर दिया और यही विद्रोह जो है श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। क्योंकि गोरे लोगों ने इस विद्रोह को किया था, इसीलिए इसे श्वेत विद्रोह का नाम दिया गया था। ठीक है, ये श्वेत विद्रोह लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। इन सभी कारणों से जो है अब भारत के न्याय प्रणाली में भी जो है इसका दोष दिखने लगा था। अब भारतीयों को लगा कि इसका जो प्रशासन के जितने भी अंग हैं किसी भी ढंग से ये भारतीयों के लायक नहीं है। सभी प्रकार से ये भारत को नीचे समझता है, भारत की जनता को नीचे समझता है। अब जो है विद्रोह कर ही देना चाहिए। परिणाम आप देख सकते हैं, विद्रोह होना, इसका परिणाम क्या हुआ, विद्रोह हुआ। पहले छोटे छोटे विद्रोह होने शुरू हुए थे, समाज के जितने भी वर्गों को इसने प्रभावित किया था, राजाओं को प्रभावित किया था तो उसने विद्रोह कर दिया था उसके उत्तराधिकारियों ने। किसानों को प्रभावित किया तो उसने किसानों ने विद्रोह कर दिया। सन्यासियों को प्रभावित किया तो उसने सन्यासी विद्रोह शुरू कर दिया था। तो इस तरह से देखते हैं, जनजातियों को विद्रोह कर दिया था तो जनजाति ने विद्रोह कर दिया, उसको सताया तो जनजातियों ने विद्रोह कर दिया था। तो पहले छिटपुट विद्रोह होते हैं और इन सभी को मिला करके एक महाविद्रोह होता है जो 1857 का जो क्रांति या विद्रोह कहा जाता है वो होता है। हम लोग पहले छोटे मोटे विद्रोह पढ़ते हैं, उसके बाद हम जो है महाविद्रोह, ये भी आज ही के क्लास में पढ़ेंगे, फिर इसके देखेंगे बहुत सारे कारण वगैरह। हम देखते हैं कि छोटे मोटे क्या विद्रोह हुए थे। औपनिवेशिक काल में जो किसान विद्रोह हुए थे, हम यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहला विद्रोह जो हुआ था ये सन्यासी विद्रोह हुआ था। आप इसका काल देख चुके हैं, 1763 से 1800 ईस्वी। ये 1763 में हुआ था। इसके 2 ही 3 साल पहले 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी युद्ध के जो है इसके बाद जो है बक्सर युद्ध से पहले हमने बताया था कि 3-4 जगह थे
जहां पर उसने मीर कासिम को हराया था, और वहां से भाग करके 1763 में हारने के बाद जो है, वहां से हारने के बाद वो जाके सैनिक गठजोड़ बनाता है अवध के नवाब और मुगलों के साथ। ठीक है, इस युद्ध में हारने के बाद जो है बंगाल के नवाब जो हार गया था, तो उससे सैनिक हड़प ली गई थी, सत्ता हड़प ली गई थी। तो जितने सन्यासी, जितने उस समय के जो सैनिक थे, उसके सेवा में काम करने वाले सैनिक, उसके दरबार में काम करने वाले, ये सभी लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हो गए, इन्हें भूख जो है भूख की चिंता सताने लगी, तो इन लोगों ने, अब इन्हें आजीविका पर संकट आ गया था, तो ये सब विद्रोह पर उतारू हो गए। जितने सन्यासी विद्रोह थे, तो इसमें सन्यासी विद्रोह में ये सैनिक तो थे ही, ये अकेले सैनिक नहीं थे, इसमें सैनिक भी थे, बंगाल के नवाब के जो दरबार में काम करने वाले थे, ये सैनिक भी थे। दूसरा, उस समय कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए जो है पवित्र स्थानों पर जाने के लिए जो तीर्थ यात्री पर था, उन पर कर लगा दिया गया था। तो इस समय के सन्यासी जो है, इसने विद्रोह कर दिया था। तो इस सन्यासी विद्रोह में दो लोगों ने भाग लिया था, एक तो सन्यासी थे और ज्यादा इसी यही थे, इसलिए इसे सन्यासी दे दिया गया था। दूसरे इसमें सैनिक भी थे, बंगाल के जो है नवाब के यहाँ काम करते थे, ये थे। तो सबसे पहला विद्रोह यही हुआ था, और ये एक सशस्त्र विद्रोह था, ये एक बहुत ही हिंसक विद्रोह हुआ था, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। तो 1763 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक, इसके आप कारण को आप यहाँ पर बैकग्राउंड में देख चुके हैं, यही कारण था इसका। ये बंगाल में क्षेत्र हुआ था। इसका नेतृत्व जो किया था, ये मजनूम शाह ने किया था, और इसे समर्थक दिया था भवानी पाठक, और एक महिला थी देवी चौधरानी, इसने दिया था। इसे जो है उस समय के जो बंगाल के जो थे बुद्धिजीवी वर्ग, उन लोगों ने इसे जो है बहुत सारा समर्थन दिया था, नैतिक समर्थन। बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय जो कहते हैं, इसने एक उपन्यास लिखी थी आनंद मठ। इस मठ में इस जो है इसकी इस सन्यासी विद्रोह की चर्चा की है, और इससे इसने जो है इसे समर्थन भी दिया था, नैतिक समर्थन भी दिया था। ठीक है, अगला विद्रोह था नालकेल बिरिया विद्रोह। ये भी बंगाल में ही हुआ था, और 1782 ईस्वी से लेकर के 1831 ईस्वी तक ये विद्रोह चलता रहा था। इस विद्रोह का जो नेतृत्व करने वाला था, वो मीर निथार अली अथवा तित्तू मीर था। इसका कारण ये था कि मुस्लिम काश्तकारों ने, यानी मुस्लिम किसानों ने जमींदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इन्होंने फराइजियों और ब्रिटिश जो है नील बगान मालिक पर दाढ़ी कर लगा दिया था। तो एक तरह से ये भी एक तो धार्मिक कर तो दिख ही रहा है, मुसलमानों पर दाढ़ी कर लगा दिया था। दूसरा, ये किसानों का भी विद्रोह था। तो कुल मिला के ये मिक्स विद्रोह था, जो धार्मिक जैसे लग रहा है, धार्मिक और किसान विद्रोह भी था। तो आप इसे सीधे रूप से कह दीजिए कि एक नागरिक विद्रोह था, जन विद्रोह। जब इस तरह से कंफ्यूजन हो तो सिटीजन्स विद्रोह कह सकते हैं। पागलपंथी विद्रोह, ये 1825 से लेकर के 1833 ईस्वी तक चलता है, और ये विद्रोह भी बंगाल में ही हुए था। इसका नेतृत्व किया था करम शाह और टीपू शाह नामक दो व्यक्ति ने। ये भी जमींदारों के उत्पीड़न के खिलाफ ही किया गया था। उस समय जमींदार जो था सीधे अंग्रेजों का एजेंट था, और ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था बंगाल विजय के बाद, इसलिए वहां पर विद्रोह होना शुरू हो गया था। उसके बाद आता है एक नील विद्रोह, ये बहुत ही फेमस विद्रोह है, आप इसे याद रखिएगा। ये 1859-60 के बीच में हुआ था, ये भी बंगाल में ही हुआ था। इसके जो नेता थे, ये विष्णु चरण दास, विष्णु चरण विश्वास, दिगंबर विश्वास, रफीक मंडल और कादर मुल्ला, ये सभी इसके नेता थे, इसमें सहयोग देने वाले भी थे। नील विद्रोह के कारण थे कि नील की खेती के लिए मजबूरी करना। इसका कारण ये था कि देखिए, प्रारंभ में नील की खेती किसानों के लिए फायदेमंद थी, लेकिन बाद में जो है नील के लिए जो है एक केमिकल विकसित हो चुका था। तो केमिकल विकसित होने के बाद जो है नील के जो अब उपज की जो है, अब उसकी कीमत नहीं दी जा रही थी। पहले यदि ये 100 रुपये किलो मिलता था, तो अब चूंकि अब इसके सब्स्टिट्यूट जो है पता चल रहा, नील का जो है एक केमिकल आविष्कार हो चुका था, तो अब ये 50-60 रुपये मिलने लगा था। क्योंकि अब जिसको लगेगा, किसी फैक्ट्री मालिक को, कि यदि ये महंगा है, ये कृत्रिम वाला जो है, तो वो कृत्रिम वाला ले लेगा जो केमिकल वाला था, और उसी से अपना डाई करना शुरू कर देगा। तो किसानों के लिए नील की खेती करना घाटे का सौदा हो रहा था, इसलिए उसने बंद कर दिया था। लेकिन किसान, ये जो है ब्रिटिश, अब उसे जबरदस्ती करवाने की कोशिश कर रहा था। दूसरा, खाद्यान्न संकट, तो आप ही देख ही चुके हैं कि खाद्यान्न संकट हो गया था उस समय। सारे वाणिज्यिक फसलों के कारण जो है खेती में अनाजों की कमी होने लगी थी, इसलिए भी ये लोग विद्रोह करना शुरू कर दिया था। फिर सरकार ने क्या किया था, 1869 में एक नील आयोग की नियुक्ति कर दी थी, और उसके बाद जो है नील आयोग की नियुक्ति के बाद इसने फैसला दिया कि छोड़ देते हैं किसानों को, इस पर नील की खेती के लिए मजबूर नहीं किया जाए। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये आंदोलन सफल रहता है। इस समय एक बुद्धिजीवी थे दीनबंधु मित्र, इसने एक नाटक लिखी थी नील दर्पण।
इसने इस नाटक के जरिए से इसे समर्थन दिया था नील विद्रोह का। तो ये आप इसे याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। तो नील विद्रोह की ये कहानी थी। दक्कन विद्रोह 1875 में होता है। ये कुणबी जातियों द्वारा किया जाता है। कुणबी उस समय की कृषक जाति थे, महाराष्ट्र के क्षेत्र के जो है ये जाति थे, कृषक जाति। इसने उस समय जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, ये मद्रास प्रेसिडेंसी और उधर के इलाके में लागू था। इसके विरुद्ध जो है इसने विद्रोह किया था। इस व्यवस्था में बहुत सारे दोस्त थे। जमींदारों प्रथा के कारण जो है जमींदारों का विरुद्ध जो है इसे विद्रोह किया था। जमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1879 ईस्वी में जो है दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा कि दक्कन कृषि राहत अधिनियम जो है इस विद्रोह के बाद जो है जब सरकार झुक गई थी तो इसे विद्रोह पारित किया गया था। उसके बाद राहत दी गई थी थोड़ी सी। पवना विद्रोह 1873 से 1885 में, पगना जो है पवना ये बंगाल में ही पड़ता है, यहाँ पर हुआ था। ईशान चंद्र राय, शंभू नाथपाल और खोडी मुल्ला, इन लोगों ने इसे विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। इस विद्रोह का जो है कारण आप देख चुके हैं। ये भी संपत्ति पर कब्जा, यानी इसके खेतों पर कब्जा कर लिया जाता था जमींदारों द्वारा। मनमाने ढंग से उसका टैक्स वसूल करता था, बेदखली कर दिया जाता था, जमीन हड़प लिया जाता था यदि सूर्यास्त के बाद टैक्स वसूल नहीं किया था। किसानों का उत्पीड़न होता था। तो यही सब कुल मिला के कारण थे इस समय के विद्रोह के किसानों के। चंपारण का विद्रोह आप जानते ही हैं, बहुत ही फेमस है। 1917-18 में ये बिहार क्षेत्र में हुआ था, चंपारण जिले में। इसे महात्मा गांधी ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था, आंदोलन को। और बाकी उस समय के जो स्थानीय नेता थे बिहार के, जेबी कृपलानी, बापू जो है ब्रज किशोर प्रसाद और बाबू राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों ने इस विद्रोह इस जो है आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। इसका कारण ये था कि यहाँ पर किसानों से जो है 3 बीघा खेती में जो है नील की खेती करवाया जाता था। तो ये भी नील की खेती वही वाली बात हो गई, हमने बताया था कि नील की खेती अब घाटे का सौदा हो रहा था। फिर बाद सरकार जो है गांधी जी को बुलाया गया था, वहां के लोगों के द्वारा गांधी जी गए। फिर सरकार झुक गई थी, वहां पर एक समिति गठित की गई थी और उसके बाद जो है किसानों की माने मान ली गई थी। तो गांधी के नेतृत्व में जो पहला आंदोलन था ये यही था और सफल हुआ था भारत में। तो इसके बाद सरकार झुक गई थी। इसके बाद हो जाता है खेरा सत्याग्रह 1918 में, गुजरात में हो जाता है। गांधी जो है चंपारण से सीधे खेरा जाते हैं गुजरात में और यहाँ पर भी विद्रोह का नेतृत्व करते हैं और यहाँ का भी यही कारण है। और यहाँ भी किसानों को जीत मिलती है। किसान जो सरकार जो है यहाँ पर झुकने को मजबूर हो जाती है, क्योंकि अब गांधी जो है आ जाता है और जन आंदोलन वाली जो है बात आ जाती है, यहाँ पर सत्याग्रह वाली बात आ जाती है। तो सरकार को झुकना पड़ता है इस तरह से। एका आंदोलन 1921 ईस्वी के आसपास अवध के क्षेत्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मदारी पासी और बाबा रामचंद्र नामक व्यक्ति ने इसे जो है नेतृत्व प्रदान किया था। इसका कारण यह था कि स्पेनिश फ्लू उत्पन्न हो गया था उस समय। 6 साल का सूखा था, मूल्य में वृद्धि कर दी गई थी, भोजन अनाज ईंधन की कमी हो गई थी। इन लोगों के कारण जो है किसानों ने वहां पर विद्रोह करना शुरू कर दिया था। इस विद्रोह की विशेषता ये है आंदोलन की कि इसमें कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन उस समय चल रहा था। तो इसके नेता भी इस लोगों ने भाग लिया था, इसलिए यह आंदोलन जो है ज्यादा हिंसक नहीं हो पाया था, तो शांतिपूर्ण ढंग से चला था। उस समय सामाजिक बहिष्कार की भावना जो है उदाहरण देखने को मिला था। जितने भी समाचार जो है सरकारी सफाई कर्मचारी हैं, नाई धोबी हैं, इसने सामाजिक रूप से बहिष्कार करना शुरू कर दिया था, यानी कि उसने कपड़े धोना बंद कर दिया था उसका, ब्रिटिशों का। तो इस तरह से ये आंदोलन भी कुल मिला के सही दिशा में गई थी, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और खिलाफत जो उस समय के जो राष्ट्रीय नेता थे इसमें इस आंदोलन में भाग लिया था, इसे समर्थन दिया था। मोपीला विद्रोह ये केरल के क्षेत्र में हुआ था 1921 ईस्वी में। मालाबार की जो केरल का जो मालाबार क्षेत्र है यहाँ पर ही हुआ था। मोपला किसानों ने इस विद्रोह को नेतृत्व किया था। इस विद्रोह का कारण यह था कि ये जमींदारों के विद्रोह हुआ था, जमींदारों के शोषण के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर जमींदार जो थे सारे हिंदू थे, नंबूदरी ब्राह्मण यहाँ के जो थे जमींदार थे, और जितने किसान थे वो सारे वहाँ के मुसलमान थे, जिसे मोपला कहा जाता था। तो ये सभी थे। इस कारण से ये विद्रोह जो है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच वाला विद्रोह जो है एक सांप्रदायिक विद्रोह का रूप ले लेता है। लेकिन ये विद्रोह का कारण क्या था? ये किसान विद्रोह था, लेकिन बाद में जाकर के वो एक सांप्रदायिक रूप ले लेता है। ठीक है। इस विद्रोह की एक और खासियत थी कि शुरुआत में यहाँ पर भी जो है इस विद्रोह में भी जो राष्ट्रवादी नेता थे, असहयोग आंदोलन देख रहे हैं आप, 1921 का काल है, इस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो उसके नेता जो है इसमें इसे समर्थन दिया था। लेकिन जैसे ये सांप्रदायिक होना शुरू हो जाता है तो सारे जो है राष्ट्रवादी नेता इसे छोड़ के आगे की ओर बढ़ जाते हैं, इसे विद्रोह को समर्थन नहीं देते। बारदोली सत्याग्रह 1928 गुजरात में होता है। इस विद्रोह को वल्लभ भाई पटेल अपना नेतृत्व प्रदान करते हैं।
यहाँ पर अकाल हुआ था और बाढ़ के कारण जो है यहाँ पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में सरकार ने 22% की, पहले तो अकाल और बाढ़ आया था, इसके बावजूद जो है सरकार ने 22% की टैक्स वृद्धि कर दी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। ठीक है, इसीलिए विद्रोह करना शुरू कर दिया था। तो इसे वल्लभ भाई पटेल ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। इससे पहले वहां पर खेड़ा में और चंपारण में इन लोगों ने गांधी के सत्याग्रह को देखा था। इसी से प्रेरित होकर वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ भी सत्याग्रह शुरू कर दिया था। तो फिर सरकारों को झुकना पड़ा और सरकार ने अंत में 22% से घटा करके जो है 5.5% जो है देख रहे हैं आप, इस टैक्स को सुझाव दिया कि इतना कर देना चाहिए। फिर गांधी ने पटेल को सलाह दिया कि आप इसे मान लो, 22% से इतना तो झुका, तो फिर इतना मान लिया गया और इस तरह से ये आंदोलन भी सफल रहा। इसी आंदोलन के सफल नेतृत्व के कारण जो है वल्लभ भाई पटेल को वहां की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। तब से ये पटेल जो है अब सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे जाने लगे थे। तेभागा आंदोलन 1946 से 47 ईस्वी में ये आज़ादी के समय में विद्रोह हुआ था और ये अंतिम किसान आंदोलन था। इसके बाद एक और जो तेलंगाना आंदोलन होता है, ये बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। यहाँ के कम्युनिस्ट जो बंगाल किसान है, इन लोगों ने यहाँ पर किया था, ये बटाईदारों के खिलाफ आंदोलन किया गया था। पहले बटाईदार जो क्या था, ये आधा हिस्सा जो है ले लेता था, लेकिन अब इन लोगों ने तेभागा, यानी हमें 1/3 भाग चाहिए, मतलब तुम्हें पहले जो 50% लेते थे अब तुम्हें 50 नहीं बल्कि 33% ही देंगे। इसलिए ये आंदोलन हुआ था। कुल मिला के ये आंदोलन भी सफल हुआ था। यहाँ पर अब एक आंदोलन बचता है, तेलंगाना आंदोलन। ये 1946 से 52 से तक चलता है आंध्र प्रदेश में ही। वहां पर उस समय के जो आंध्र प्रदेश के प्रादेशीय कांग्रेस कमेटी थे, इन लोगों ने इसे नेतृत्व प्रदान किया था और ये स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध जो था किया गया था। कुल मिला के वो जो जमींदार थे, वो निजाम जो थे उस समय हैदराबाद के इनके संरक्षण में था, इसीलिए इन लोगों ने विद्रोह किया था। तो इन लोग आप देखते हैं कि बाद में निजाम की सत्ता ही छीन ली जाती है, हैदराबाद का विलय कर लिया जाता है भारत में। तो कुल मिला के ये आंदोलन भी यहाँ पर सफल हो गया। तो अब तक हम लोगों ने देखा है वो किसान विद्रोह, और किसान विद्रोह को ही नागरिक विद्रोह कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों मिक्स विद्रोह रहता है। तो समझ पाना कठिन है कि कौन सा किसान विद्रोह है और कौन सा नागरिक विद्रोह है। तो अभी तक हम लोगों ने किसान विद्रोह देखा। किसान विद्रोह में हमने देखा कि विद्रोह कौन सा था, उसकी वो कब किया गया था, उसके नेता कौन थे और विद्रोह के कारण कौन थे। ये आप चारों आयाम जो है आप याद रखिएगा। अगला विद्रोह जो है हम जनजातीय विद्रोह को देखेंगे। जनजातीय विद्रोह हमने एक पिछले जो है वीडियो में करा भी दिया था, लेकिन एक बार फिर से करा देता हूँ, यहाँ पर करना जरूरी था तो यहाँ पर भी करा देता हूँ एक शॉर्ट वेब में। इस समय जो विद्रोह हुआ था, ये देखिए चुहाड़ विद्रोह, ये 1768 से लेकर के 72 तक चलता है। मेदिनीपुर बंगाल के क्षेत्र में पड़ता है, जगन्नाथ सिंह और दुर्जन सिंह के नेतृत्व में। अब यहाँ पर कारण हम नहीं बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर जानना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि हमने पहले जो बैकग्राउंड बना दिया है अभी। कारण हमने बताया था कि विद्रोह भारत में क्यों हुए थे। हमने देखा था कि रेलवे के कारण या परिवहन क्षेत्र के कारण या फिर ईसाई धर्म के प्रचार के कारण जनजातीय क्षेत्र का अतिक्रमण हुआ था। वहाँ की महिलाओं के साथ अपमान किया गया था, उनकी महिलाओं के साथ। फिर उनके जो है बेरोजगारी करवाई गई थी, उनसे बेगार प्रथा करवाई गई थी, उनका धर्म परिवर्तन किया जाने लगा था ईसाई धर्म में। तो यही सब वो छोटी छोटी बातें थी, बड़ी बड़ी बातें थी, जिनके वजह से यहाँ पर विद्रोह होना शुरू हो गया था। तो इन सभी विद्रोह के कॉमन कारण है। जैसे किसान विद्रोह में आप देखा कि सारे किसान विद्रोह जितने भी थे, उन सभी का कारण क्या था, जमींदारी प्रथा और उसमें प्रणाली जो है दोष, साहूकारों से कर्ज मुक्ति। तो यही सब था। तो यहाँ पर भी यही विद्रोह है। तो यहाँ पर मैं कारण बताना जरूरी नहीं समझता। फिलहाल आप चौहार विद्रोह देख चुके हैं। पॉलीगर विद्रोह ये 1801 से 5 तक के बीच हुआ था, मालीवाड़ केरल में हुआ था। वीर कट्टा बोमन नामक व्यक्ति ने इसे नेतृत्व प्रदान किया था। बेलूथम्पी विद्रोह 1808 से 9 के बीच में त्रावणकोर रियासत में हुआ था और बेलूथम्पी नामक व्यक्ति ने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। भील विद्रोह 1821 से लेकर के 1921 ईस्वी तक होता है पश्चिम घाट के क्षेत्र में, यानी कि ये केरल विद्रोह के क्षेत्र में, केरल के क्षेत्र में होता है। यहाँ पर दशरथ हिरिया भगोजी नामक व्यक्ति ने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान करता है। कोल विद्रोह अथवा लड़का विद्रोह ये 1831 से 1848 तक चलता है और छोटा नागपुर के क्षेत्र में ये विद्रोह होता है। बुद्धो भगत और जोया भगत नामक व्यक्ति ने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। अगला ये खासी विद्रोह है। ये मेघालय की जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है उस इलाके का विद्रोह है। ये 1829 से 33 के बीच में हुआ था। नॉर्थ ईस्ट के जो है मेघालय के क्षेत्र में हुआ था। तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह और बड़मानिक नामक व्यक्ति ने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच होता है और बिहार और झारखंड के
क्षेत्र में होता है। सिद्धू और कानू नामक दो भाई थे, इन्होंने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। मुंडा विद्रोह अथवा हो विद्रोह भी कहा जाता है इसे। ये 1895 से लेकर के 1901 ईस्वी तक होता है झारखंड के क्षेत्र में। बिरसा मुंडा ने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। पाईक विद्रोह 1817 से 1825 ईस्वी तक ये विद्रोह होता है उड़ीसा के क्षेत्र में। पाईक लोग एक सेना सैनिक थे, इन्होंने विद्रोह किया था। पाईक उड़ीसा के जो रियासत थे वहां पर उसमें उसके रियासत में काम करने वाले सैनिक थे, इसने इसने विद्रोह किया था। इसका नेतृत्व किया था बख्शी जगबंधु नामक व्यक्ति ने। रंपा विद्रोह 1879 से 1924 के बीच तक चला था आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। अल्लूरी सीताराम राजू ने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। इसी नाम से आपने एक मूवी आई थी अभी हाल ही में, RRR नामक जो मूवी आई थी, ये इसी व्यक्ति पर केंद्रित है। ताना भगत आंदोलन 1914 ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था और जतरा भगत, बलराम भगत, गोरक्षणी भगत नामक व्यक्ति ने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। खोंड और सवार विद्रोह 1837 से 1856 ईस्वी तक चला था, उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था। खोंड वहां की जनजाति है, इसका जनजाति का विद्रोह हुआ था। ये चक्र बिशोई और RK दंडसेन नामक व्यक्ति ने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। रामोशी विद्रोह 1822 से लेकर के 1841 ईस्वी तक चलता है, ये पश्चिमी घाट के क्षेत्र में होता है। ये रामोशी वहां की जनजाति है। चित्तूर सिंह और नरसिंह नामक व्यक्ति ने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। उसके बाद आ जाता है अहोम विद्रोह। ये 1828 से लेकर के 1833 तक चलता है आसाम के क्षेत्र में और गोमधर कुंवर नामक व्यक्ति ने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। खामती विद्रोह ये 1839 से 43 के बीच असम के क्षेत्र में होता है और इस विद्रोह को खाता होगाई और रूनू गोताई नामक व्यक्ति ने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। त्रिपुरा में विद्रोह हुआ था 1863 में, इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था परीक्षित जमातिया नामक व्यक्ति ने। बोयांग जोयांग का विद्रोह ये 1867 से 68 के बीच चलता है, केवंझर के इलाके में, केवंझर उड़ीसा में स्थित है। तो यहाँ पर ये विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह को जो नेतृत्व प्रदान किया था ये था रत्ना नायक ने। कोया विद्रोह ये 1879 से 1886 ईस्वी तक होता है, गोदावरी जिला ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर ये विद्रोह होता है। टोम्मासोड़ा और अनंतय्यर नामक व्यक्ति ने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। गडगड़ी विद्रोह 1844 में होता है कोल्हापुर इलाके में, कोल्हापुर वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ पर यह विद्रोह हुआ था बाबाजी अहिरेकर के नेतृत्व में। विजयनगरम का विद्रोह 1824 से लेकर के 1829 के बीच होता है, ये कित्तूर में इलाका होता है, कित्तूर ये वर्तमान कर्नाटक में पड़ता है, यहाँ पर यह विद्रोह हुआ था। रानी चेन्नम्मा और अयप्पा के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था यहाँ पर। विशाखापत्तनम का विद्रोह 1827 से लेकर के 1832 तक आंध्र प्रदेश जो है इस इलाके में हुआ था। विजयभद्र राजू, वीरभद्र राजू और जगन्नाथ राजू नामक व्यक्ति ने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। सूरत विद्रोह 1844 ईस्वी में गुजरात में होता है, यहाँ पर सामान्य लोगों, वहाँ की जो सामान्य जनजाति है उन लोगों ने यहाँ पर विद्रोह किया था। बघाड़ा विद्रोह 1818 से लेकर के 1819 ईस्वी तक ऊखा तट जो है गुजरात का, यहाँ पर विद्रोह होता है बघौड़ा जनजाति द्वारा। कोल्हापुर का विद्रोह इसे सामंतवाड़ी भी विद्रोह कहा जाता है, 1844 ईस्वी में हुआ था महाराष्ट्र के क्षेत्र में। कोंड सावंत और अन्ना शाहबग नामक व्यक्ति ने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। कच्छ विद्रोह 1819 से लेकर के 1831 तक चलता है गुजरात के क्षेत्र में, इसे भारमल और झरेरा नामक व्यक्ति ने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। गंजम का विद्रोह 1800 से लेकर के 1805 ईस्वी तक चलता है मद्रास के क्षेत्र में, ये मद्रास प्रेसिडेंसी है और गंजम जो है वर्तमान में उड़ीसा में पड़ता है। श्रीकर भंज नामक व्यक्ति ने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। नैगदा आंदोलन ये जो है मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्र में पड़ा था, नैगदा एक जनजाति का नाम है, इन लोगों ने यहाँ पर विद्रोह किया था। चेचू विद्रोह अथवा इसे जंगल महल का विद्रोह भी कहा जाता है, ये 1920 ईस्वी में हुआ था गुंटूर आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, इसे वेंकटप्पा नामक व्यक्ति ने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। नागा विद्रोह 1917 से लेकर के 1931 तक ईस्वी में हुआ था, नागालैंड का जो क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट का, वहां पर यह विद्रोह हुआ था। इसे जदोनांग और गाइडेनलिव नामक दो महिलाएं थी, तो इन लोगों ने इसे किया था। जदोनांग ये चाचा था और ये इसकी भतीजी थी, ठीक है, तो इन लोगों ने इसे विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। इसकी उम्र अभी 13 वर्ष थी, 13 वर्ष की उम्र में इसने इस विद्रोह को नेतृत्व कर दिया था, क्योंकि इसकी जो चाचा है ये जदोनांग, इनकी मृत्यु हो जाती है। कोलारी विद्रोह 1820 से 1836, 1820 से 36 छोटा नागपुर के इलाके में होता है कोलारी जनजाति द्वारा।
मिदनापुर अथवा धालभूम का विद्रोह 1766 से लेकर के 1764 ईस्वी के बीच बंगाल के क्षेत्र में होता है। इसे दामोदर सिंह और जगन्नाथ डाल नामक व्यक्ति ने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। माओ मरिया विद्रोह ये 1769 से 1799 तक होता है। असम के क्षेत्र में कृष्णा नारायण नामक व्यक्ति ने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। गोरखपुर बस्ती अथवा बहराइच का विद्रोह 1781 ईस्वी में होता है उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, और यहाँ पर सामान्य जनता द्वारा यह विद्रोह किया जाता है। धुंडियाबाग का विद्रोह 1799 से 1801 में मैसूर में चलता है, और यहाँ का इसका नेतृत्व धुंडियाबाग नामक व्यक्ति ने किया था। पाइच विद्रोह अथवा पक्षासी विद्रोह ये 1797 से लेकर के 1805 ईस्वी तक केरल में चलता है। इसे पाइच राजा ने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। बनारस नरसंहार ये 1799 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। यहाँ के नवाब इस समय नवाब वाजिद अली शाह था। इसी के काल में ये विद्रोह हुआ था। चेर विद्रोह 1800 से लेकर के 1802 ईस्वी तक होता है पलामू में। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व भूषण सिंह नामक व्यक्ति ने किया था। कोलीगर विद्रोह 1795 से 1805 के बीच केरल में होता है। इसे कट्टा बोमन और वीर पांडियन नामक व्यक्ति ने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। भिवानी विद्रोह 1809 में हुआ था हरियाणा में। इस विद्रोह को वहां के जाटों द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। बुंदेलखंड विद्रोह 1808 से लेकर के 1812 ईस्वी तक चलता है, और ये मध्य भारत में होता है। यहाँ पर लक्ष्मण दाबा और दरिया गोपाल सिंह व्यक्ति ने इस विद्रोह को इसने नेतृत्व प्रदान किया था। परल की मेडी विद्रोह 1813 से लेकर के 1839 ईस्वी तक उड़ीसा में होता है। यहाँ पर नारायण देव और गजपति देव नामक व्यक्ति ने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। बरेली विद्रोह 1816 उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में होता है। ये विद्रोह मुस्लिम जनता द्वारा नेतृत्व किया जाता है। हथरस का विद्रोह 1817 अलीगढ़ के क्षेत्र में, इसे जो है दयाराम और भागवंत सिंह नामक व्यक्ति ने इसे अपना नेतृत्व प्रदान किया था। पाइक विद्रोह 1817 उड़ीसा, इसको नेतृत्व प्रदान किया था बख्शी जगबंधु और विद्याधर नामक व्यक्ति ने। पूर्व कर्नाटक का इलाका है। यहाँ पर 1833 से 34 के बीच में विद्रोह हुआ था। वीर राजा के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। कोली विद्रोह 1824 से लेकर के 25 के बीच में पश्चिम घाट के क्षेत्र में हुआ था। चिमनाजी और नाना दरबारे के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। बुंदेला विद्रोह 1842 में मध्य प्रदेश के क्षेत्र में होता है जवाहर सिंह और मधुकर सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा। संभलपुर विद्रोह 1833 से 1847 ईस्वी तक 57 ईस्वी तक चलता है उड़ीसा के क्षेत्र में, और इसे गोंड शाही और सुरेंद्र शाही नामक व्यक्ति ने नेतृत्व प्रदान किया था। नाल केलबेड़िया विद्रोह ये 1831 ईस्वी में बंगाल में होता है। मीर निथार अली और तित्तुर मीर नामक व्यक्ति ने इसे अपना नेतृत्व प्रदान किया था। सिंहफोस विद्रोह 1844 असम में निडांग फेदू के नेतृत्व में यह विद्रोह नेतृत्व होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक इतने सारे विद्रोह देखे। अब जितने भी विद्रोह अपने कर लिए हैं, इससे जो है बाहर कभी से नहीं पूछा जा सकता है। आप देख चुके हैं कि जितने विद्रोह हैं हमने लगभग सभी उसी का करा दिए हैं। अब शायद ही कोई विद्रोह रह जाता है जो इम्पोर्टेंट हो, तो आपको परीक्षा में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा सकता। आप यूपीएससी से लेकर के कोई भी वनडे एग्जाम दो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। आप निफिकिर रहिए कम से कम यहाँ प्रश्न से कि विद्रोह से आपको प्रश्न छूटेगा। तो अभी हमने किसान विद्रोह देख लिया था। किसान विद्रोह के बाद हमने जनजातीय विद्रोह भी देखा। अब जनजातीय विद्रोह के बाद जो है एक महाविद्रोह बचता है। महाविद्रोह यानी कि 1857 की क्रांति। आज के सेशन में हम उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। आगे हमारा जो है महाविद्रोह ही बचता है, हम उसे महाविद्रोह को देखते हैं। ये 1857 की क्रांति। अब तक दोस्तों हम लोगों ने जितने भी कारण देखे वो सभी कारण 1857 की क्रांति के भी कारण थे, और बाकी उससे पहले के जो विद्रोह थे उसके भी विद्रोह थे। तो मैं यहाँ पर फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि 1857 की आर्थिक कारण क्या थे, सामाजिक कारण क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे। इसके कारण आप जो है जितने राजनीतिक कारण थे या फिर सामाजिक कारण थे, जितने सामाजिक कारण थे या फिर धार्मिक कारण थे, तो ये सभी आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। धार्मिक सांस्कृतिक कारण ये सभी आप लोग जो है पहले पढ़ चुके हैं। मैं आपको वहां पर फिर से रिपीट नहीं करा रहा हूं। लेकिन एक चीज है यहाँ पर, उसके विद्रोह के तत्कालिक कारण। आप इस विद्रोह के तत्कालिक कारण यहाँ पर देख लीजिए, मैं उसको करा दे रहा हूँ। और बाकी कारण तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अभी तक जितने विद्रोह के कारण पढ़े वो सभी विद्रोह इसके भी कारण थे और उसके भी कारण थे। इस विद्रोह के तत्कालिक कारण बहुत ही फेमस है, तो आपको भी पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूं कि इसका जो रॉयल एलिफेंट नामक एक राइफल था, इसमें चर्बी वाला कारतूस प्रयोग होता था, जिसमें कहा जाता था कि सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग होता था, जो हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म के लिए संकट पैदा कर रहा था।
इसलिए इन लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। इस विद्रोह से पहले जो है यहाँ पर गन पाउडर और गोलियां जो है यूज होता था इसमें, लेकिन ये अब जो है चारवी वाला कारतूस का प्रयोग होता था। तो इसी का कारण जो है ये विद्रोह शुरू हो गया था। तो ये विद्रोह के जो तत्कालिक कारण है यही थे। बाकी बैकग्राउंड यहाँ से तो बन ही रहा था, युद्ध के जो विद्रोह के जो बैकग्राउंड है ये यहाँ से बन ही रहे थे। तत्कालिक कारण ये चिंगारी यहाँ से शुरू हो जाती है और इसके कारण विद्रोह शुरू हो जाता है। अब हम विद्रोह के प्रसार को देखते हैं कि विद्रोह कहाँ से शुरू हुई और उसके बाद धीरे धीरे कहाँ कहाँ तक फैला था, देश के किन किन भागों तक फैला था, और जहां तक फैला था इस विद्रोह का नेतृत्व उसने किसने किया था। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में मेल मिलाप के चिन्ह में कि यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। सबसे पहले हम विद्रोह के प्रसार को देखते हैं। 2 फरवरी 1857 को बहरामपुर जो इन्फेंट्री है वहां पर, बहरामपुर में 19वीं इन्फेंट्री थी, नेटिव इन्फेंट्री। यहाँ पर जो है रॉयल एनफील्ड के जो विद्रोह है, रॉयल एनफील्ड जो राइफल है इसके उपयोग करने को उसने मना कर दिया था वहाँ के सैनिकों ने। इस कारण वहां पर जो है विद्रोह होना शुरू हो गया था। तो यहाँ पर विद्रोह हुआ था, शुरुआत यहीं पर हुई थी। उसके बाद 8 अप्रैल 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी इसकी सिपाही जो थी मंगल पांडे, इसने यहाँ पर जो है विद्रोह करके अपने जो उसके मेजर थे, सर्जेंट मेजर, इसको जो है फायरिंग करके इसकी हत्या कर दी थी, मार डाला था। इसके बाद विद्रोह की शुरुआत यहाँ भी हो जाती है। उसके बाद यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई की जो है झांसी यहाँ पर चला जाता है अप्रैल में। 10 मई को यह विद्रोह मेरठ पहुंचता है और यहाँ पर विद्रोह शुरू हो जाता है। 11 मई को जो है बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया जाता है, यानी अब ये विद्रोह दिल्ली तक पहुंच चुकी है। तो धीरे धीरे आप देख चुके हैं कि बहरामपुर से फिर ये विद्रोह कैसे जो है मेरठ होते हुए, झांसी होते हुए दिल्ली तक पहुंच गई। सितंबर 1857 ईस्वी तक जो है ये विद्रोह अब जो है सीधे अंग्रेजों के शासन में दोबारा जो है अंग्रेजों के कब्जे पे जाना शुरू कर देता है। यहाँ पर अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। नवंबर 1857 में जो है कानपुर में विद्रोहियों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था और यहाँ के जो जनरल थे बिंधम, इसको इसने पराजित कर लिया था। तो इस तरह से आप देखते हैं, मैंने जानबूझकर आपको बाहर वाला जो विद्रोह का प्रसार है, खासकर बिहार वाले इलाके, वो नहीं दिया है। केवल आप ये याद रखिएगा जो यूपी के इलाके हैं और दिल्ली के इलाके हैं जहाँ पर विद्रोह का प्रसार हुआ था, ये आपसे बहुत ही बारीकी से पूछा जाता है, इसलिए मैंने उसी को फोकस किया है। विद्रोह का प्रसार इन्हीं क्षेत्रों पर ज्यादातर हुआ था, तो आप इसे याद रखिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप विद्रोह का प्रसार जो है आप देखते हैं कि विद्रोह का नेतृत्व किस क्षेत्रों में किसने किया था। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व जनरल वक्त खान ने किया था, इसके नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह हुआ था। लेकिन यहाँ विद्रोह को दबाने वाले जो ब्रिटिश जो जनरल थे, सेनापति लेफ्टिनेंट विलोबी, निकोलसन और हडसन नामक जो ब्रिटिश जनरल थे, इसने इस विद्रोह को यहाँ पर दबा दिया था। विद्रोह का दमन करने वाले जो नेता थे यहाँ पर ये थे। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहब ने, और इसे व्हीलर और कॉलिन कैम्पबेल नामक जो अंग्रेज अधिकारी थे, इसने यहाँ पर विद्रोह को दमन कर दिया था, दबा दिया था। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने, और यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किया जो है ब्रिटिश की ओर से हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश, हेनरी हैवलॉक, जेम्स ऑटरम और कॉलिन कैम्पबेल, इन लोगों ने यहाँ पर विद्रोह का दमन किया था। बरेली में खान बहादुर ने यहाँ पर विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था, और यहाँ पर जेम्स ऑटरम नामक अंग्रेज अधिकारी ने अंग्रेजों की ओर से विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व जो है कुंवर सिंह ने किया था, और इसे दबाने वाले जो थे कॉलिन कैम्पबेल नामक अंग्रेज अधिकारी थे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने इसे विद्रोह का नेतृत्व किया था, जबकि इसे दबाने वाले थे कैम्पबेल। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, और इसे जो दबाने वाले थे सर ह्यू रोज। तो इस तरह से आपने देखा कि विद्रोह के जो केंद्र थे ये कौन सा है, यहाँ पर इसे नेतृत्व किसने प्रदान किया, और अंग्रेजों की ओर से यहाँ पर नेतृत्व किसने प्रदान किया, यानी इस विद्रोह के दमन किसने किया था। तो ये चीजें आपके लिए पूछी जाती है, और ये भी आप याद रखिएगा कि इस विद्रोह का दमन किसने किया था, नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि विद्रोह की विफलता के कारण क्या थे। तो ये सब विद्रोह की विफलता के कारण थे। अब थोड़ी मोड़ी याद रखिएगा कि आप जो है यहाँ पर, जब आपको यहाँ पर प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, आपको 4 कथन दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि 1857 की विद्रोह की विफलता के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा का अभाव। तो आपने देखा था कि 1857 की जो विद्रोह हुए थे, सभी क्षेत्रों में अलग अलग शासकों ने और अपने अपने मतलब के लिए किया था, सभी का जो राज्य है वो हड़प लिया गया था। तो इसमें एकीकृत भावना नहीं थी। झांसी की रानी ने विद्रोह इसलिए किया था कि उसका राज्य हड़प लिया था, और बिहार के जो कुंवर सिंह थे इसलिए विद्रोह किया था कि वहां के जो शासक थे उसे विद्रोह हड़प लिया था। दक्षिण में विद्रोह इसलिए नहीं हड़प लिया कि उसे वहां का विद्रोह पता नहीं चला था।
तो ये सब एकीकृत कोई कार्यक्रम नहीं था, विचारधारा कोई आपस में एक दूसरे का कनेक्टिविटी नहीं थी, इसलिए ये विद्रोह जो है सफल नहीं हो पाया था। भारतीयों में एकता का भी अभाव था, ठीक है, ये भी इस विद्रोह की विफलता के कारण रहे थे। दूसरा, सीमित क्षेत्रों में हुआ था। भारत जो है पूर्वी और दक्षिण भारत का जो इलाका है, यहाँ पर कोई विद्रोह नहीं हुआ था, सीमित समुदाय में हुआ था। इस विद्रोह में सिखों ने भाग नहीं लिया था। आप जो देख चुके हैं कि बहुत सारे रियासत हैं, कश्मीर रियासत या फिर बिहार के जो दरभंगा रियासत है, इन लोगों ने भी इस विद्रोह में शामिल नहीं हुआ था, उल्टे इसने अंग्रेजों को समर्थन ही दिया था। तो ये सब पूरे समुदाय में फैला भी नहीं था। शिक्षित भारतीयों की कमी थी, इस विद्रोह में शिक्षित भारतीयों ने भाग नहीं लिया था। अब तक शिक्षित भारतीयों को समझ में आने लगा था, उन लोगों को लगने लगा था, एक गलतफहमी हो गई थी, उनको लगने लगा था कि अंग्रेज भारत को सुधारने के लिए आए हैं और अंग्रेजों का शासन भारत के लिए अच्छा हो सकता है, इसलिए उन लोगों ने इस विद्रोह में भारत में भाग नहीं लिया था। और वैसे भी अंग्रेजों का मकसद ही यही था भारत को शिक्षित करने का, कि एक जो है गुलाम वर्ग, एक वफादार वर्ग पैदा किया जाए। तो उनका मकसद यहाँ पर पूरा हो जाता है, इसलिए तो भारतीयों को पढ़ाया था कि अंग्रेजी शिक्षा पाकर, अंग्रेजी वस्त्र पहनकर वो अंग्रेजों का विरोध नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पर उसे काम आया ये, इसने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। और इन सबसे ऊपर था अंग्रेजों की श्रेष्ठता। भारत जो थे इस विद्रोह में भाग लेने वाले थोड़े बहुत सैनिक थे, लेकिन ज्यादातर जो थे इसमें आम नागरिक थे। और आम नागरिक किससे लड़ेंगे? तो लाठी भालों से लड़ेंगे, गदा से लड़ेंगे। लेकिन इस समय अंग्रेजी का शासन था, ये सैनिकों, अब आम जनता और एक तरह सेना दोनों लड़ेगी तो फिर जीत किसकी होगी? ये तो ऑब्वियस बात है। तो यही सब वो कारण थे जिस कारण से ये विद्रोह जो है 1857 की जो महान विद्रोह थे, ये असफल हो गया था। अब हम लोग देखते हैं कि इस विद्रोह की प्रकृति। जब ये विद्रोह समाप्त हुआ तो भारत के बहुत सारे इतिहासकारों ने उसे अलग अलग राय दी थी। सभी इतिहासकारों की राय अलग है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये एकमात्र सैनिक विद्रोह था, कोई इतिहासकार कहते हैं कि ये सैनिक नहीं बल्कि एक जन विद्रोह था। फिर कोई दूसरा इतिहासकार कहते हैं कि ये विद्रोह जो है एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ये राष्ट्रीयता अंग्रेजों को जो है भगाने के लिए किया गया था। ये तो राष्ट्रीय विद्रोह जो है राष्ट्रीयवादियों के विचार है। दूसरा, उल्टे जो है वो सब जो औपनिवेशिक जो इतिहासकार हैं, जो विदेशी इतिहासकार हैं, वो लोग कहते हैं कि ये राष्ट्रवादी था ही नहीं, ये हिंदू मुस्लिमों का षड्यंत्र था अंग्रेजों को भगाने के लिए। तो यही सब है टिप्पणी। तो हम लोग देखते हैं, ये सब पूछे जाते हैं कि किस इतिहासकार ने इस विद्रोह के बारे में किस प्रकार की टिप्पणी दी है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि भारत के जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं उन लोगों ने इस विद्रोह की प्रकृति के बारे में क्या कहा है। सबसे पहले आरसी मजूमदार के बारे में कहते हैं कि आरसी मजूमदार ने कहा था कि यह विद्रोह न तो पहला था, न ही राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था, बल्कि ये लोग अब कैसा इसलिए क्यों कहते हैं ये तो आप देख ही चुके हैं। ये विद्रोह पहला नहीं था क्योंकि इससे पहले बहुत सारे विद्रोह हुए थे। यह राष्ट्रीय भी नहीं था क्योंकि बहुत सारे भारत के बहुत सारे हिस्से हैं जो वहां पर विद्रोह हुआ ही नहीं था। और यह स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं था क्योंकि अभी तक राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय विचारधारा की बात आई ही नहीं थी, राष्ट्रीय लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का उदय ही नहीं हुआ था, तो राष्ट्रीय कहां से हो गया था। एस एन सेन इसे केवल सिपाही विद्रोह कहते हैं कि यहाँ पर केवल सिपाही विद्रोह हुआ था, सिपाही असंतोष के कारण हुआ था। वो रॉयल एनफील्ड नामक जो बंदूक था इससे कारण उत्पन्न हुआ था, तो यह केवल सिपाही विद्रोह था। वही नेहरू कहते हैं कि यह भारतीय सैनिकों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन यह तेजी से फैला तो एक सामंती विद्रोह के साथ जन विद्रोह का स्वरूप धारण कर लिया था। मतलब ये कहते हैं कि ये सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ लेकिन एक जन विद्रोह का रूप धारण कर लिया था, जिसमें कुछ राष्ट्रवादी तत्व भी थे, मतलब एक राष्ट्रवादी विद्रोह भी था। तो ये तीनों मिला के कह देते हैं। खैर, ये नेहरू इतिहासकार तो नहीं है, लेकिन इसकी बात देखिए सावरकर की। ये कहते हैं कि पूरा का पूरा जो है ये स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, अब देखते हैं विदेशी इतिहासकार क्या कहते हैं इसके बारे में। कर्नल रीज कहते हैं कि ये ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध था, ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध था। तो इन्होंने ये जो है 1857 के विद्रोह, इसे एक विद्रोह का दर्जा दे दिया था, धर्म युद्ध का जो है दर्जा दे दिया था इसने। वहीं ऑटरम कहता है कि ये मुस्लिमों की साजिश थी, अंग्रेजों को भगाने के लिए मुस्लिमों की साजिश थी। लॉरेंस और सीले नामक व्यक्ति कहते हैं कि ये मात्र एक सैन्य विद्रोह था। टी आर होम्स कहते हैं कि ये जो है सभ्यता और बर्बरता के लोगों के बीच का जो है संघर्ष था। सभ्यता, ये इन्होंने स्वयं खुद को कहा, सभ्यता यानी कि ब्रिटिश, और बर्बर लोग यानी कि भारतीय, तो इन दोनों के बीच का संघर्ष था ये। बेंजामिन डिजरायली कहते हैं कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो आप देखते हैं, आप इसका कथन याद रखिएगा कि जितने भी यूरोपीय इतिहासकार हुए इन सभी में केवल यही एक था डिजरायली, जैसे एक राष्ट्रीय विद्रोह बताया है।
जबकि मार्क्सवादी इतिहासकार कहते हैं कि ये विदेशी और सामंती दासता के विरुद्ध सैनिक और किसान लोगों का गठबंधन से किया गया एक विद्रोह था। ये मार्क्सवादी इतिहासकारों का कथन है। अभी तक हम लोगों ने इस विद्रोह की प्रकृति के बारे में देखा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस विद्रोह से संबंधित बहुत सारे किताब लिखे गए हैं। तो ये किताब भी पूछे जाते हैं कि 1857 से जो संबंधित जो किताब है वो किस किस लेखकों ने देखा है। उससे पहले हम लोग देखे हैं इस विद्रोह के परिणाम क्या निकले थे। सैन्य गठबंधन में संगठन में परिवर्तन। अब तक जो है सेना और यूरोपीय सेना और भारतीय सेना का अनुपात 3:2 हुआ करता था। मतलब सेना में, ब्रिटिश सेना में 3 लोग यूरोपीय लोग रहेंगे और 2 लोग जो है भारतीय रहेंगे, ये अनुपात था। लेकिन अब ये घटा करके 5:2 कर दिया था। यानी कि ये 5 जो है अब यूरोपीय रहेंगे, अब 2 भारतीय रहेंगे। यानी कि अब इसने सीख ले ली कि अब इस तरह से भविष्य में कोई विद्रोह न हो, इसलिए भारतीय जो है सेना इसकी संख्या घटाई जाएगी। ठीक है। दूसरा, इसने सेनाओं में भी फूट डालो और सैन्य जो है राज करो की नीति अपनाई। इसके लिए उसने क्या किया, सेना को जो है वर्ग के आधार पर उसने जो है जाति के आधार पर गठित करना शुरू कर दिया। मद्रास रेसिडेंसी, सॉरी, जो है मद्रास रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, इस तरह से उसने जो है राजपूत रेजिमेंट, इस तरह से उसने जो है रेजिमेंट का गठन कर लिया। जाति के आधार पर जो है रेजिमेंट का गठन कर लिया था। सत्ता का हस्तांतरण। अब जो है ब्रिटिश सत्ता जो पहले कंपनी के अधीन थी, अब वो सीधे ब्रिटिश महारानी के हाथों चली गई थी। इससे पहले हमने देखा था कि केवल गवर्नर जनरल वगैरह सब भारत के शासन करते थे। अब वायसराय बनकर जो आएंगे वो ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतिनिधि होगा, ब्रिटिश राजा का प्रतिनिधि होगा और यहाँ पर शासन करेगा। तो सत्ता का हस्तांतरण हो चुका था। फूट डालो और राज करो की नीति जो है अब ये सेना के बाद जो है प्रशासन में लागू की गई, भारतीय जनता में लागू की गई थी। हिंदुओं को मुस्लिम से अलग करने की नीति अपनाई गई थी। प्रारंभ में मुस्लिमों को जो है अलग करने की, अलग थलग करने की और उन्हें शोषित करने की नीति अपनाई थी। मुसलमानों को बहुत सारे जो है कड़ी सजा दी गई थी इस समय में, क्योंकि शुरुआत में मुसलमानों ने ही इस विद्रोह में भाग लिया था। लेकिन बाद में आप देखते हो कि मुसलमानों के लिए ये नीति उलट दी गई थी। पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के समय देखते हैं वहां पर कि मुसलमानों को रियायतें दी जाने लगी थी। अभी इसे इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन बाद में इसे उलट दिया गया था इस प्रथा को। तो कुल मिला के जो फूट डालो की जो नीति है, पहले तो उसने सेना में लागू किया था, अब उसे भारत के जो समाज है उस पर भी लागू कर दिया था। रियासतों के प्रति नीति। अब तक जो साम्राज्य विलय किया जा रहा था, ज्यादा से ज्यादा रियासतों का भारत के जो है उसमें ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया जा रहा था। अब महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की थी, विक्टोरिया घोषणा हुई थी 1857 ईस्वी में, और इस घोषणा के द्वारा कहा गया था कि अब किसी नए राज्य का जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं किया जाएगा। अब देशी रियासत नफिकिर रहे कि हम किसी राज्य का विलय करेंगे। ठीक है। तो इस शासकों को अब जो है नए शासकों को यहाँ पर इसने क्या किया, भरोसा दिलाया कि हम अब तुम लोग निफिकिर रहो, हम तुम्हें जो है ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाएंगे। दूसरा, वो जो डलहौजी की जो व्यापक नीति थी और जो सहायक संधि की नीति थी उसे भी त्याग दिया गया था। ठीक है। उसे अब कहा गया भारतीय शासकों की अब आप लोग जो है गोद वोद ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इसने अपने रियासतों के प्रति भी नीति बदली। इसके पीछे धारणा ये थी कि बहुत सारे देशी रियासत ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था, विद्रोह में भाग नहीं लिया था। आप देख चुके हैं कि इसमें पंजाब ने भाग नहीं लिया था, दरभंगा रियासत ने भाग नहीं लिया था। दरभंगा के महाराजा ने इस विद्रोह में अंग्रेजों का समर्थन किया था। तो अंग्रेजों को लगा कि ये जो है ये आगे दिन हमें काम आएगा, इसलिए इसे जो है कुछ रियायतें देना शुरू कर दिया था। दूसरा, उस विद्रोह में रियासत सब जो जमींदार थे इसलिए भाग नहीं लिया था कि उसको लगा ये विद्रोह जब हुआ था तो जितने भी किसान थे सभी लोग इन्हीं को लूटना शुरू कर दिया था प्रारंभ में। तो उन लोगों को लगा कि हम लोग अंग्रेजी शासन के अधीन ही ज्यादा सुरक्षित हैं, इसलिए उन लोगों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था और वो लोग मनाते रहे कि जो है भारत की जनता इस विद्रोह में हार जाए। ठीक है। तो ये इसके परिणाम थे। अब थोड़े हम इसके विद्रोह की जो पुस्तक लिखी गई इस विद्रोह पर वो थोड़ा देख लेते हैं। बी.डी. सावरकर ने एक पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक का नाम था द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी थी। भारत का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक जो है बी.डी. सावरकर ने लिखी गई थी और ये पुस्तक 1857 के विद्रोह पर आधारित है। पीसी जोशी, पूरन चंद जोशी, इन्होंने रेवेलियन नामक पुस्तक लिखी थी या 1857 ए
सिम्पोइजम नामक पुस्तक की रचना की थी। जॉर्ज ब्रूस मल्लेशन, इन्होंने द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 नामक पुस्तक लिखी थी। क्रिस्टोफर हिवर्ट, इन्होंने ग्रेट म्यूटिनी नामक जो है पुस्तक लिखी थी। इकबाल हुसैन, इन्होंने रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल ऑफ 1857 नामक पुस्तक लिखी। खान मोहम्मद सादिक खान, इन्होंने एक्सकवेशन ऑफ ट्रूथ अनसंग हीरोज ऑफ 1857 ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पुस्तक इसने लिखी थी। द सिपाही मिंटनी ऑफ 1857, HP चट्टोपाध्याय नामक इतिहासकार ने इस पुस्तक की रचना की थी। और जो है SN सेन, सुरेंद्र नाथ सेन ने 1857 नामक पुस्तक का जो है किताब लिखा था। जॉन काई नामक इतिहासकार ने हिस्ट्री ऑफ सेपॉय वार नामक पुस्तक जो है इसकी रचना की थी। तो कुल मिला के ये आज के जो है हमारा सेशन यहीं पर समाप्त हो जाता है। महत्व तो आप देख ही चुके हैं कि इसने ब्रिटिशों को सतर्क किया कि प्रशासन में सुधार करे, सेना में सुधार करे, और दूसरे भारतीय जो आगे भारत के जो शासक थे, भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे, उनको भी सतर्क किया उसके ब्रिटिश के कि अब यदि कोई युद्ध करे तो फिर इसने कमजोरियों से सीखा था, सेना में एकता होनी चाहिए, कहाँ कहाँ पर विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था। तो इसने ब्रिटिशों के साथ साथ भारतीयों को भी बहुत कुछ सिखाया था। तो यही इनके विद्रोह थे। ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो कुल मिला के जो है यहाँ पर हमारा आज का सेशन समाप्त हो जाता है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोगों ने जो है जितने भी ब्रिटिश सत्ता के प्रति असंतोष था, विद्रोह देखा था, असंतोष देखा था ब्रिटिश सत्ता के प्रति। कल के सेशन में हम लोग देखेंगे भारत में जो समाज सुधार आंदोलन होता है, हम उसमें देखेंगे शिक्षा में सुधार देखेंगे। शिक्षा के लिए जो स्त्री शिक्षा के लिए सुधार होता है, स्त्रियों के उत्थान के लिए निम्न जातीय आंदोलन, बहुत सारे कानून बनाए गए थे। तो ये सब हमारे सेशन का हिस्सा होगा। दोस्तों, जाते जाते एक बात बता दूं आपको कि आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ है, इससे रिलेटेड यदि आप वीडियो का जो है आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF के लिए जो है हमारा टेस्ट साथी जो है मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इससे हमें लगेगा थोड़ा मोटिव मिलेगा, तो फिर हम आपके जो है इसे यही रोचक वीडियो आगे जो है आपके लिए बना के लाएंगे। तो कुल मिला के हमारा सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।